नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लासेस पे। आज की जो हमारी क्लास है वो है ज्योग्राफी की क्लास 7 का चैप्टर 6, जिसका शीर्षक क्या है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो शीर्षक समझ पा रहे हो, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जंगल झाड़ के बारे में पढ़ना है ना। और वन्य जीवन यानी कि जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, हाथी, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो अब जरा रिलेट कीजिए पीछे के चैप्टर से। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी के जो हमारा सफ़र चल रहा है हमारा, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, भूप्रपट्टी जो होती है हमारी, मेंटल होता है, कैसे क्रोड किस तरह काम करता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। फिर उसको भी अंदर टुकड़े किए, वायुमंडल के टुकड़े किए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब निकल गया है। तो कहने का मतलब हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। अगर आपने पिछली क्लास ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए, 6 क्लास भी कीजिए, 7 क्लास भी कीजिए। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेंगी, इसलिए अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जो आपको कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि शुरू में ही मैंने अर्थ ड्रॉ कर दिया है। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस उसमें देखा कि ये प्रॉपर्टी है ऊपर वाली, अंदर मेंटल ये है वो है, तो वह सब छोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी है ऊपर वाली लेयर, उस पर उगाया है जंगल, बहुत सारा जंगल। और इस जंगल में रहने लगे हैं जीव जंतु, शेर, बाघ, हाथी, कछुआ, छछूंदर, गधा, सब रहने लगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम यही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम रिलेट कर लेते हैं इसको। प्राकृतिक वनस्पति जैसा कि लिखा गया यहाँ पे, तो प्राकृतिक वनस्पति मतलब होता क्या है? तो देखिए, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, झाड़, ठीक है ना। वैसे पेड़ पौधे, वैसे झाड़, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, वैसा जंगल जो स्वतः उग जाए, मतलब बिना मानव हस्तक्षेप के, उसे कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। जैसे कि अमेजोन का जंगल, जैसे कि गंगा नदी का डेल्टा में जो जंगल बना हुआ है ना, वो सब, तो उसमें आदमी लगाया नहीं पेड़, ना कुछ रोपा, ना कुछ किया, वृक्षारोपण हुआ नहीं किया, स्वतः होगा, तो उसे कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति। अब आपके छत पे जो गमला है वो प्राकृतिक वनस्पति है? नहीं, आपने लगाया है, मानव निर्मित है वो, मानव निर्मित जंगल, ठीक है ना। और वन्य जीवन यानी कि उसमें रहने वाले जीव जंतु। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म आएंगे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो समझना जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है ना। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? शीत कटिबंध का होता है। हालांकि ये चीज़ जो है 6 में ही मैंने बता दी थी, 6 क्लास का आप देखोगे ना, उसमें जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, धीरे धीरे बढ़ता है एनसीईआरटी का जो हमारा ट्रेन है, ज्योग्राफी का जो ट्रेन है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो पीछे वाला बोगी को लेकर चलना है, यानी कि पिछले वाला बोगी छोड़ दी। तो वही बता रहा हूँ कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, टाइम जोन वगैरह सब चीज़ आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है ना। और अगर आप 7 क्लास से प्लस यानी कि 8, 9, 10, 11 में हो, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें जानते होंगे। तो मैं जो जो वर्ड बताऊंगा आगे आप पकड़ोगे उसको। देखिए, कहा जा रहा है कि ये हमारी पृथ्वी थी, इसमें वनस्पतियाँ उगाएं। तो वनस्पतियाँ कैसे उगाएं भाई? तो वही बारिश हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उससे वनस्पतियाँ उगाएं। अब ऐसा है कि वनस्पति इंसान के आने से भी पहले उगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब इंसान धरती पे नहीं था, फिर भी वनस्पतियाँ उसमें थी, जीव जंतु नहीं था, उससे पहले पेड़ पौधे थे। तो पेड़ पौधे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन को देखे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित भी हुए हैं समय के साथ। इसमें आपको मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। प्राकृतिक वनस्पति तथा उसके मुख्य वर्ग लिखा गया ना, 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब देखिए, किसी भी पेड़ को, धरती पर कोई भी पेड़ हो, कहीं का भी पेड़ हो, उसको उपजने के लिए 4 चीज़ें चाहिए मुख्यतः: मिट्टी, जल, एयर यानी कि हवा, और सूर्य की रोशनी। 4 चीज़ है ना। 4 चीज़ अगर है तो आपका जो पौधा है वो एकदम खिलखिला के उठेगा और सब चीज़ करेगा। अब 4 में से कोई एक चीज़ अगर आप घटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो कि पानी मिल रहा है उसको, हवा मिल रहा है उसको, सूर्य की रोशनी मिल रहा है उसको, लेकिन मिट्टी उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चारों चीज़ें मिलना ज़रूरी है। तो जब चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है तो पेड़ हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। पेड़ है जो बहुत बड़ा हो जाएगा। और चारों में से कोई एक चीज़ घटने लगा धीरे धीरे, जैसे कि पानी की मात्रा कम हो गई धीरे धीरे, मिट्टी है, हवा है, ये है, वो है, अब पानी ही नहीं, तो पेड़ हमारा सूखने लगेगा। या एयर की मात्रा कम गई, एयर की मात्रा हाल कमती नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बस कि एयर अगर घटा दोगे तो पेड़ का पत्ता मुरझा जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाएगा, मर जाएगा, भोजन बना नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो वही आपको बताया गया है कि मुख्य वर्गों में 3 में बांटा गया। देखिए, पहला आपका पढ़ना रहेगा वन। तो वन अब किस आधार पर बांटा है? तो देखिए, जिस जगह पे ज़्यादा वर्षा होगी और मिट्टी जो है उपजाऊ रहेगी, वहाँ पे हो जाएगा वन, बहुत सारा मात्रा में जंगल हो जाएगा। बड़े जंगल को वन कहा जाता है, फॉरेस्ट, ठीक है ना। फिर वनों के टुकड़े किए गए हैं, देखिए आपका 2, 2, 4, 5, 6 आपको दिया गया है। इससे बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन मुख्यतः आपको यही अभी पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं मैप के साथ आपको समझा दूँ। वन है
तो जहाँ पे बारिश यानी कि हैवी रेन होगा, हैवी रेन मैंने समझ रहे हो, हैवी रेन होगा, उपजाऊ मृदा होगी, मृदा यानी कि सॉइल, मिट्टी, ठीक है, वहाँ सूर्य की रोशनी प्रॉपर रहेगी, वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है ना। तो उस एरिया को कहा जाता है वन। सनलाइट यहाँ लिख देता हूँ, LIGHT सनलाइट। दूसरा आपका दिया है घास स्थल। ये जो आप देख रहे हो ना तीनों, ये प्राकृतिक वनस्पति के रूप हैं, ठीक है ना, उसके वर्ग हैं, मुख्यतः 3 में बटा है, हालांकि और फिर नीचे तक जाएंगे, लेकिन अब 7 में हो ना तो ज़्यादा नहीं दिया। दूसरा है हमारा घास स्थल। तो घास कहाँ उगेंगे, देखिए पहले तो पेड़ उग रहा था, देखिए इस वाला पेड़, मतलब देख रहे हो ना कितने सारे पेड़ ये हैं वो है। अब बात करते हैं घास स्थल की। तो घास स्थल ऐसा दिखता है, ठीक है ना, देखिए येलो येलो घास दिख रहा है। तो इसमें आपको जो है पेड़ या तो नज़र आएंगे बहुत कम, या तो नहीं ही नज़र आएंगे, ठीक है ना। घास स्थल यानी कि ग्रास लैंड, ग्रास मतलब घास, ठीक है ना, स्थल यानी कि लैंड, इंग्लिश में उसे ग्रास लैंड कहा जाता है। अब बताइए जरा कि घास जो है हमारा कहाँ उगेगा, जहाँ बारिश होगा वहाँ पे घास उगेगा ही उगेगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जहाँ हैवी रेन होगा वहाँ पे क्या होगा, पेड़ उग जाएगा। जब पेड़ उग जाएगा तो घासों को जगह बिल्कुल नहीं देगा, सारा ज़मीन वही कैप्चर कर लेगा। और ये सब बात जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब दिनों की नहीं है, महीनों की नहीं, लाखों वर्षों का बात है, ठीक है ना। तो लाखों वर्षों से वहाँ पेड़ अगर उग रहा है तो घास उगने ही नहीं देगा, वहाँ पर कैप्चर कर लेगा। लेकिन घास क्यों उग रहा है वहाँ पर, देखिए वहाँ बारिश कम होती है और वहाँ गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, इसलिए वहाँ पे घास के मैदान है। जैसे कि अभी ये वाला मैंने आपको दिखाया ना, इसका मतलब देखिए ना, आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा होता आपको क्या महसूस होगा, बताइए जरा, लगेगा गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ देखिए मुझे ठंड लगा इसमें स्वेटर पहने, वहाँ पे खड़ा होंगे तो मुझे गर्मी लगेगा। तो आप देखिए सोच के ही अंदाज़ा लगा सकते हो, घास जल गए हैं, पीले हो गए हैं, इसका मतलब कि गर्मी ज़्यादा है, गर्म हवाएं चल रही है, सनलाइट ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। तो पेड़ उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पेड़ उगेगा तो पहले थोड़ा एकदम बड़ा हो जाएगा 100 फीट का के बाद, पहले छोटा सा पौधा उगता है। अब छोटा सा पौधा जब उगेगा तो उसको एकदम ड्राई एयर जो आएंगे, सूखी हवाएं जो आएंगी उसको मुरझा देंगे सुखा के, तो पेड़ वहाँ पे होगा नहीं, होगा, सिर्फ घास ही घास रहेगा। तो उस एरिया को कहा जाता है ग्रास लैंड, ठीक है ना। धरती पे काफ़ी सारे ग्रास लैंड हैं, आगे की क्लास में आपको पढ़ना है, जिसमें एक सवाना भी है, घास का मैदान है। डिस्कवरी चैनल देखते तो दिखाता था ना किस तरह शेर है उसको अटैक करने के लिए सीरज पे घास के पीछे एकदम छुपा रहता है, और हिरन जब आता है उसके करीब तो अचानक एकदम उस पर कूद जाता है, ठीक है। तो ग्रास लैंड उसे कहा जाता है। ग्रास लैंड को भी 2 मतलब बांटा गया है वर्गों में, उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आपको यही हो रहा होगा कि ये सब कटिबंध क्या है, फालतू की चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना, क्योंकि जंगल कितना प्यारा है, सिंगल है जरा, और फिर उसको कटिबंध में बांट दिया, ये किया वो किया, क्यों सिलेबस बढ़ा रहा है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तीसरा हमारा है कांटेदार झाड़ियाँ। अब बताइए जरा, इसको मिल रहा था खूब हैवी रेन, सॉइल मिल रहा था प्रॉपर, सनलाइट मिल रहा था प्रॉपर, तो ये बन गया जंगल। इसको मिल रहा था सनलाइट तथा हैवी रेन, इसे नहीं मिला, इसे मिला लो रेन, और सॉइल तो मिलेगा ही, बिना सॉइल के पौधा उगेगा नहीं। लेकिन कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ उगेगी, वो होगी कि ऐसे प्रदेश में जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ सनलाइट रहेगा, ड्राई एयर चलेंगे, सूखी हवाएं चलेंगे, और पानी की मात्रा कम एकदम रहेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह उग जाएंगे, बबूल के पेड़ वगैरह उग जाएंगे। तो आई होप मैंने जो आपको 3 पॉइंट बताया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रेन नहीं होगा, रेन नहीं मेरा मतलब क्या कि बहुत लो होगा, है ना, उसका जो एकदम डाउन चला जाएगा रेन की मात्रा। अब जरा समझिए कि ये सब कटिबंध क्या है। तो 6 क्लास का अगर आपने किया है तो ठीक है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है याद हो जाए। देखिए यह है हमारी अर्थ, ठीक है। अब अक्षांश रेखा तो जानते ही होंगे, इतना भी 7 में चल गए, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही होने वाला है। 6 के बाद 7 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 8 में घुस जाओगे आप, 8 क्लास में। तो अक्षांश का तो पता होना चाहिए भाई। कहा जा रहा है कि ये जो बीच वाली अक्षांश रेखा है इसे क्या कहा जाता है बाबू, इसे कहा जाता है इक्वेटर, ई फॉर इक्वेटर, यानी कि ये हमारी भूमि को मध्य से काट रहा है, इसलिए कहा जाता है इसे भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, काफ़ी सारा नाम है, ठीक है ना। तो यह है इक्वेटर। ऊपर वाली रेखा जो 23.5 डिग्री पे है तथा नीचे वाली रेखा जो 23.5 डिग्री पे, उसे क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अक्षांश लिख देना, ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है ना। और इसे कहेंगे क्या, सॉरी अक्षांश लिख रहा हूँ मैं, ओहो, कर्क रेखा, और नीचे वाली को मकर रेखा।
ये हमारा ऊपर है उत्तरी वृत्त, इसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। उत्तरी वृत्त आप कह दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे दक्षिणी वृत्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है, और ये साउथ में है। कितना आसान है। अब बताइए जरा मुझे कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस एरिया में पड़ती है। तो ये पिक्चर देख के आप रिलेट कर पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है इक्वेटर वाले एरिया में पड़ता है। इक्वेटर से लेके जो कर्क रेखा तक एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ 23.5 डिग्री से यहाँ तक आपका जो है दिमाग ख़राब कर देगा गर्मी से। इसलिए यहाँ पे जितनी भी कंट्री है ना वहाँ सालों गर्मी रहता है, समझे। तो देखते ही हो अफ्रीका में सालों गर्मी रहता है, वहाँ के लोग एकदम काले काले हो जाते हैं गर्मी से। तो ये वाला जो है हमारा इस एरिया में हमेशा गर्मी रहता है। तो गर्मी नहीं कहते हैं उसको भूगोल की भाषा में, भूगोल की भाषा में उसे कहते हैं उष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण, ठीक है ना, उष्ण। तो ये वाला भी गर्म है और ये वाला भी गर्म है। गर्म जोन, तो गर्म को तो उष्ण कह रहा है। अब जोन यानी कि क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र नहीं कहते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कहा जाता है कटिबंध। जब पृथ्वी के टुकड़े किए जाते हैं तो उसको कटिबंध कहा जाता है। सब चीज़ का प्रॉपर नाम होता है ना। ऐसे मतलब चीज़ें जो हैं एकदम क्रम में चलती हैं, प्रॉपर तरीके से चलती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहा दिया जाए। तो जोन को कहा जा रहा है, यानी एरिया को कहा जा रहा है कटिबंध। तो कटिबंध कितने हैं पहले ये देख लीजिए। 1 कटिबंध, 2 कटिबंध, 3 कटिबंध, 4, 5, 6 कटिबंध है ना। पृथ्वी को 6 कटिबंधों में बांटा गया। नीचे वाले को कटिबंध कहा जा रहा है। इंग्लिश में इसे जोन कहा जाता है। हम हिंदी में क्या कहते आ रहे हैं बचपन से कि ये एरिया है भाई, ये क्षेत्रफल है इसका, है ना, इतना दूर में फैला हुआ है, लेकिन इसे कहेंगे कटिबंध। तो अब बताइए मुझे कि मैं कहूँ कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध कितना डिग्री से कितना डिग्री का फैला हुआ है, तो आप नहीं बता दोगे कि उत्तर में 23.5 डिग्री से लेके दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आसान है कि नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ रहेगा भाई, बताइए मुझे ज़रा कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे रहेगा। उसके बाद गर्मी यहाँ पे कम होगी या यहाँ पे एकदम ना के बराबर होगी। ठीक एकदम यही चीज़ सेम फोटोकॉपी होता है, जो उधर होगा ना वही एकदम फोटोकॉपी यहाँ पे करते जाइए। अब यहाँ पे क्योंकि ठंड होती है हमेशा, तो इसलिए कहा जाता है इसे शीत। अब नीचे भी ठंड है तो इसे कहेंगे शीत। शीत माने ठंडा। तो ज्योग्राफी की भाषा अलग होती है, उसे कहते हैं शीत। ऐसे हम लोग कहते हैं ठंड है भाई, है ना। तो शीत और जोन को क्या करें, कटिबंध। तो शीत कटिबंध, शीत कटिबंध यहाँ हो गया, शीत कटिबंध यहाँ हो गया। तो कितने कटिबंधों का नाम आपको याद हो गया? 1, 2, 3, 4 का नाम याद हो गया। 2 बचा हुआ है। यह है हमारा क्या, शीत और उष्ण के बीच में है। शीत और उष्ण के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, तो उसे कहा जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ये भी देखिए शीत और उष्ण के बीच में है, तो उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। अब हो सके आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि उसे शीतोष्ण क्यों कर रहे हैं, उष्ण शीत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैचिंग में तो करना चाहिए ना, सुटेबल लगना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आपके मम्मी के जो पिताजी हैं उनको क्या कहते हो, मम्मी के पापा तो नहीं कहते, नाना कहते हो, तो है ना, सब चीज़ का नाम होता है, वही चीज़ है। मम्मी के पापा कहोगे तो अजीब लगेगा, नाना कहते आ रहे हैं शुरू से, वही चीज़ है कि उष्ण शीत नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे शीतोष्ण। अच्छा लगता है सुनने में, है ना, और उसका मतलब निकल के आता है। हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो सब चीज़ जो है आपका मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि वनों के प्रकार किस तरह से बांटे गए हैं। पहला आपको मैंने क्या बताया कि वन जो है हैवी रेन के कारण, यानी कि जहाँ रेन होगा वहाँ पे वन होगा, जहाँ रेन नहीं होगा वहाँ पे घास के मैदान हो सकते हैं, तथा वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उग सकती हैं, है ना। मतलब कितना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है हमें यहाँ से। अब बांटा गया है वनों को, देखिए उष्ण कटिबंधीय वन के आधार पर। तो उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी पर कहाँ उगेंगे मुझे बताइए। यहाँ उगेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, यहाँ उगेंगे, कहाँ उगेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन उष्ण कटिबंध एरिया में उगेंगे। एरिया में उग रहे हैं इसलिए उसका नाम उसी के आधार पर रख दिया गया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो पौधा होगा, अब ए नाम का पौधा यहाँ पे और सी नाम का पौधा यहाँ पे, डी नाम का पौधा यहाँ पे। तो ए नाम का पौधा जो है उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ई नाम का पौधा यहाँ पे। अब बताइए कि ई नाम का पौधा कहाँ पे, तो वो है मतलब ई नाम का पौधा जो है वो किस तरह का पौधा है, तो उष्ण कटिबंधीय पौधा है। क्यों? क्योंकि इस जोन के अंदर आ गया, ठीक है ना। अब बॉर्डर पे मान लीजिए हो गया, तो बॉर्डर पे है
तो उसे आप दोनों मान सकते हो, उष्ण कटिबंध भी कह सकते हो तथा शीतोष्ण भी कह सकते हो, या आगे की क्लास में जब जाओगे तो दोनों के बीच वाला एक रहता है ड्राई करके फिर वेट करके, तो अभी आप उसमें मत घुसिए, ठीक ना। ये कहा जा रहा है आपको, तो यहाँ पे मैं बता दें कि उष्ण कटिबंधीय पौधा यहाँ पे होगा। अब उष्ण कटिबंधीय पौधे के भी दो रूप हैं। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार मतलब होता है जिसमें हमेशा बहार रहता है, सदा यानी कि ऑलवेज, है ना। बहार यानी कि बहार मतलब जान ही रहे हो, एकदम खुशनुमा मौसम, तो सदा उसमें बहार है यानी कि हरियाली एकदम छाया हुआ। वन का तो वही है परिभाषा कि एकदम हरा रहना चाहिए, प्यारा रहना चाहिए, हमेशा हवाएं चलते रहनी चाहिए। तो जो वन हमेशा हरा रहेगा उसे कहा जाएगा सदाबहार, एवरग्रीन उसे कहा जाता है, ठीक है, एवरग्रीन। तो उष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वो ऐसा वन जो हमेशा ग्रीन रहता है, जो हमेशा हरा रहता है, उसे कहते हैं सदाबहार वन। फिर है उसी को दूसरा तरीका बांटा गया है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंध में बसने वाला वैसा पौधा, अब उष्ण कटिबंधीय कह रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कहीं भी हो सकता है, तो वो उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। तो अगर कोई फॉरेस्ट यहाँ पे, अगर कोई वन यहाँ पे ऐसा है जो साल के मतलब 12 मंथ होता है, साल में 12 मंथ हरा रहेगा, तो उसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। लेकिन अगर कोई वन जो है साल के किसी पार्टिकुलर टाइम में एक साथ पत्ते गिरा दे अपना, अब कब गिराता है तो गर्मी में ही गिराता है, बताऊंगा उसका रीजन आगे दिया गया है आपका। तो मतलब पत्ता को कहा जाता है पर्ण, ठीक है ना। अब पाती मतलब गिरा दिया, तो पत्ते गिराने वाले जो होते हैं उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बाद में आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिर कहा जा रहा है कि अब देखिए, अब शीतोष्ण वन, तो उष्ण कटिबंधीय तो खत्म हो गया कहानी हमारा। शीतोष्ण वन यानी कि यहाँ रहने वाले वन, यह वाला वन, ये वाले वन कहलाएंगे क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में रह रहे हैं। अब इसमें भी दो तरीके के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उसमें हमेशा जो है पत्ता रहेगा, ठीक है, साल मतलब साल के 12 मास में उसमें पत्ता रहेगा। और ठीक दूसरा दिया गया शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी कि साल के किसी एक टाइम में पत्ता गिराएगा वो, ठीक है। तो पर्णपाती मतलब वही होता है पत्ता गिराना। फिर है भूमध्य सागरीय वनस्पति, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इसका इंग्लिश में कहा जाएगा। भूमध्य सागर जो है आपका देखिए कहाँ पे स्थित है, यूरोप के नीचे, अफ्रीका के ऊपर तथा एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म ही है, तो वहाँ पे स्थित है। तो वहाँ पे जो उगने वाली वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है बुक में जानकारी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया गया। फिर एक शंकुधारी वन आपका दिया गया। अब देखिए, अब ऐसा शंकुधारी वन, अभी मैं बोलूँगा बताइए शंकुधारी वन कहाँ है, तो बता दोगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? मतलब मैंने क्या बताया कि शीतोष्ण एरिया में है तो शीतोष्ण वन, उष्ण में है तो उष्ण वन, तो शंकु कटिबंध कहीं है ही नहीं इसमें, तो शंकुधारी वन कहाँ पे होगा? नहीं ना, कन्फ्यूजन हो रहा ना। देखिए शंकुधारी वन वैसे एरिया में होता है, आपको मैं बताता हूँ, इस एरिया में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही क्यों होता है भाई? इस एरिया में होगा या फिर वैसे एरिया में होगा जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। शंकु मतलब क्या होता है? शंकु आपने पढ़ा है ना मैथ में, ये वाला शंकु टोपी रहता है बर्थडे वाला में, तो इस तरह नीचे जाके ऊपर जाके मिलता है, उसको कहते हैं शंकु। तो ये जो ट्री आप देख रहे हो ये एक शंकुधारी ट्री है, मतलब कॉनिफेरस ट्री कहा जाएगा इंग्लिश में, तथा हिंदी में इसे कहा जाएगा शंकुधारी वृक्ष। तो इनकी संरचना ऐसी क्यों हो जाती है पता है? ताकि बर्फीले इलाके में जब उगे ना, तो उन पर जब बर्फ़ गिरे तो नीचे की ओर से ढह जाए, ठीक है, नीचे की ओर ढह जाए, उस पर बर्फ़ नहीं टिके। बर्फ़ टिकेगा तो क्या होगा, उसकी टहनियाँ जो हैं वो टूट जाएंगे, या फिर उसमें कीड़े लगेंगे। उस पर जब बर्फ़ स्टोर रहेगा तो उस पर कीड़े लग सकते हैं ना, फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया लग सकता है। तो जब बर्फ़ों को नीचे गिरा दिया जाता है तो उसमें कुछ नहीं लगता। तो या तो ठंडे प्रदेश में होंगे ये शंकुधारी वृक्ष, या ठंडे प्रदेश में होंगे। कहने का मतलब समझे कि या तो ठंडे प्रदेश में होंगे या फिर वैसे एरिया में होंगे जहाँ पे ठंडा होगा। तो ठंडा कहाँ पे होता है? आप आगे की क्लास में पढ़ोगे कि जैसे जैसे हम धरती के सतह से ऊपर जाते हैं ना, तो ठंड आते जाता है।
तो जैसे कि हिमालय जब चढ़ोगे तो हिमालय कहाँ पे है, कर्क रेखा पे स्थित है, मेरा मतलब कर्क रेखा से ऊपर है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हिमालय है। तो वो तो ठंडा एरिया नहीं है, लेकिन जब धरती से दूर गया, ऊंचा गया तो ठंड हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको जो पौधे देखने को मिलेंगे वो शंकुधारी पौधे होंगे, और वहाँ जो वन देखने को मिलेंगे वो शंकुधारी वन होंगे, कोनिफेरस फॉरेस्ट होंगे। देखिए सारा खेल किस चीज़ का है अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो दो चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए यहाँ पे आप। पहला क्लाइमेट यानी कि जलवायु, देन सेकंड चीज़ आप बताइए, गेस कीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब में है, ठीक है ना। और मतलब जिस तरह से जलवायु हमें प्रभावित करती है, हमें ढलना सिखाती है, वो चीज़ है डीएनए, ठीक है ना। डीएनए को आप समझ सकते हो कि हमारा मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड मोबाइल में रहता है तो उसमें तो फोटो रहता है। देखिए मेमोरी कार्ड भी कहना सही नहीं रहेगा, एक्चुअली रोम की तरह काम करता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि रोम क्या होता है, हमारे मोबाइल में कुछ फंक्शंस होते हैं कि ये बटन दबाऊंगा तो इस तरह पीछे जाएगा, ये करूँगा तो वो जाएगा, है ना। तो वो रोम में लिखा हुआ रहता है, कोडिंग किया हुआ रहता है कि देख भाई ये अगर यहाँ पे क्लिक होगा इस पर्टिकुलर एरिया में तो बैक करना है, यहाँ होगा तो होम बटन खोलना है, यहाँ होना है तो गूगल खोलना है, यहाँ करना है तो ये करना है। ऐप डेवलपर जो होते हैं इस तरह के मतलब चीज़ें करते रहते हैं। तो डीएनए जो होता है हमारे रोम की तरह काम करता है ना, रीड ओनली मेमोरी की तरह काम करता है। कि देखिए कैसे मेरे डीएनए में लिखा गया है, मेरे फैमिली में जो लोग हैं वो लंबे लंबे हैं, तो मैं भी लंबा हूँ। तो ये चीज़ कहाँ से है, मेरे डीएनए में है। हो सके बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि मेरा जो बच्चा होगा या मेरी जो बच्ची होगी वो भी लंबा होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लिखा गया, मेरे डीएनए में लिखा गया है। ओके, तो ये चीज़ आप समझिए। अब देखिए जलवायु और डीएनए में क्या संबंध है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा जंगल है यहाँ पे, और वो जंगल जो है पृथ्वी के किसी भी कोने पे हो सकता है, कहीं भी। अब कहीं भी मैं बता रहा हूँ, मतलब छोटा सा जंगल है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं 5 मीटर 10 मीटर इतने ही ऊंचाई है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई वहाँ की 10 मीटर है पेड़ पौधों की। दूसरा जंगल जो है ये रहा मेरा, मान लीजिए यहाँ पे, इसके जो पेड़ पौधे की ऊंचाई है बहुत लंबी है, मतलब मिनिमम 30 मीटर है और मैक्सिमम 60 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के पेड़ बौने बौने हैं, यहाँ के पेड़ लंबे लंबे हैं। एक चिड़िया है, या फिर कहा जाए कि दो चिड़िया हैं और दोनों भाई हैं। लाखों वर्ष पहले एक चिड़िया यहाँ पे आई और एक चिड़िया यहाँ पे गई, दोनों भाई थे, ठीक है ना। अभी एक चिड़िया रहती है, देख रही है, छोटा छोटा पेड़ है, ज़्यादा तो उड़ना पड़ेगा नहीं, चलो धीरे धीरे यहाँ जाना है 10 फीट मतलब 10 मीटर उड़ना है, फिर उसके बाद नीचे आ जाना। यहाँ वाली चिड़िया है कहेगी बहुत ऊँचा है यार, है ना, इस तरह से देखेगी। तो अब धीरे 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 समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। समय चक्र चलते 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 ये बच्चा देगा, ये बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, ऐसे मतलब लाख साल मान लीजिए बीत गए, है ना। और यहाँ के पेड़ लंबे लंबे हैं, यहाँ के पेड़ बौने बौने हैं। तो यहाँ वाली जो चिड़िया होगी ना, उसके जो मांसपेशियाँ होगी पंखों वाली उतनी मजबूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको हल्का हल्का ऊंचा पे उड़ना है, मतलब मैक्सिमम 10 मीटर उड़ना है बेचारी को। 10 मीटर आप कितना समझ सकते हो कि 2 तल्ला, इतना उतना ही उड़ना है उसको, ठीक है ना। नीचे खाना खोजना है, ये चीज़ करना है। लेकिन यहाँ वाली चिड़िया है, इसको घोंसला बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके जो डैने होंगे, जो डैने मतलब जो होता है ना उड़ने वाली चिड़िया का, इसकी मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होगी। 60 मीटर समझ रहे हो उड़ना, तो इसकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी, तो इसकी कमज़ोर रहेगी। धीरे 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 और लाख साल बीतेगा तो अलग अलग स्पीसीज बन जाएगा दोनों। तो देखिए जलवायु के अनुसार ढल गया कि नहीं, माहौल के अनुसार ढल गया कि नहीं। यहाँ तो जलवायु का आना सही नहीं रहेगा, लेकिन माहौल के अनुसार ढल गया। और ढलने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि ये आज डालें कल परसों ढल गया, नहीं। लाख साल लगते हैं, 10,000 साल लगते हैं, 20,000 साल लगते हैं, 50,000 साल लगते हैं। तो ये चिड़िया जो हमारी है छोटी ही रह गई और इसके डैने जो हैं बड़े बड़े हो गए। और बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना परिवर्तन हो गया यहाँ पर। जैसे कि ये जो हमारी चिड़िया है जो बड़े जंगलों में गई थी, उसके जो डैन हैं और बड़े बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़े बड़े होंगे? क्योंकि वहाँ से सबसे ऊपर चढ़ के वो डाइविंग करेगा नीचे। जैसे चील कैसे एकदम हाथ खोल के ऐसे उड़ते रहता है, तो उसके डैने जो हैं बड़े हो जाएंगे। डैनों का आकार बदल जाएगा, चोंच का आकार बदल जाएगा, पैर का आकार बदल जाएगा, क्योंकि ऊंचा पर जाकर उसको बैठना है, पकड़ना है। ये छोटी चिड़िया छोटी रह जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा।
आप देखो कि ये गौरैया बन गई एक समय बाद और ये चील बन गया, है ना। 10 लाख साल बाद एक गौरैया बन गई और वो चील बन जाएगा। तो यही है कि हम लोग एक ही बिंदु से निकले हुए हैं, हम सब, मछली हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, हम सब एक ही बिंदु से निकले। आप 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। प्लीज़ पढ़िएगा उस चीज़ को, बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है, ठीक है। तो हम लोग एक बिंदु से निकले हैं, धीरे धीरे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी आई और माहौल के अनुसार, DNA के अनुसार, जलवायु के अनुसार चेंज हुए हम लोग। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वन के बारे में। इसमें हम सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप मैंने जो भी बताया आपको वो चीज़ आप एकदम समझ गए होगी। बेसिकली इसमें कुछ समझने लायक था नहीं, अभी तो समझने लायक जो है इसके बाद है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सके वीडियो, है ना। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। इस बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं वन के 2 प्रकार के बारे में। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जैसा कि देख रहे हो दोनों का नाम सेम है, उष्णकटिबंधीय, तथा इसका भी नाम है उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए यह है मेरा ग्लोब, ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया। यह है इक्वेटर, यह है कर्क रेखा और यह है नीचे वाली मकर रेखा। इंग्लिश में उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कैप्रिकॉर्न कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा गर्मी यानी सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन सा एरिया झेलता है, तो ये वाला एरिया झेलता है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला से लेके 23.5 डिग्री साउथ वाला एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा, मैंने बताया था ना कि आथपन होता है एक फैक्टर, तो आथपन के कारण ये चीज़ें जो है गर्म हो जाती हैं। तो गर्म को ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण कहा जाता है और जोन को कहा जाता है कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध, यहाँ जो भी चीज़ें पाई जाएंगी उसे कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय। अगर आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे खड़े हो, तो मैं कहूँगा आपको कि आप उष्ण कटिबंधीय व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को कहा जाएगा शीतोष्ण, और जस्ट इसका मैंने बताया था ना कि फोटोकॉपी करते जाओ नीचे, शीतोष्णीय तो शीतोष्णीय भी, ये है शीत कटिबंध, तो ये भी शीत कटिबंध है। कितना आसान था, क्योंकि यहाँ पे हीट है इसलिए इसे उष्ण नाम दिया गया। अब जरा समझते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले जंगल जो हैं किस तरह के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही जो है कुछ पॉइंट लिख दिए यहाँ पे ताकि आपको समझाने में अच्छा रहे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए यहाँ पे जो वन पाया जाता है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन वन, और दूसरा है पर्णपाती वन। तो मैं थोड़ा सा इसका परिभाषा बताता हूँ। पहले सदाबहार यानी होता है, सदा मतलब क्या, ऑलवेज, बहार यानी कि खुशी का माहौल है, वही ना होता है बाहर आया भाई, मतलब खुशी का टाइम आ गया भाई। तो हम लोग के लिए खुशी अलग चीज़, जंगलों की खुशी क्या होती है, मतलब हरियाली। तो जहाँ सदा यानी कि ऑलवेज हरियाली रहेगा उससे कहा जाएगा सदाबहार एरिया, सदाबहार वन, ठीक है ना। और जहाँ पत्ते गिर जाएंगे उसको कहा जाएगा पर्णपाती। तो इसका पत्ता गिर जाता है तो इसे कहा जाता है पर्णपाती। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी एरिया में अगर जंगल है तो एक पत्ता गिरा दे रहा है, एक नहीं गिरा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एक रीजन है। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनको ऑल्सो नोन एज वर्षा वन, उनको वर्षा वन भी कहा जाता है। तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं उनको ऑल्सो नोन एज मानसूनी फॉरेस्ट, ठीक है, या मानसूनी वन कह सकते हैं हिंदी में। तो मानसूनी मतलब समझते हो ना, मानसूनी जैसे भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है, यानी कि साल में बारिश होगी। अब ऐसा नहीं कि हर साल बारिश होगी, नहीं, कब बारिश होगी तो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है कि जुलाई से लेकर सितंबर, सितंबर से लेकर ऐसे होता है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर से बारिश होता है, फिर उसके बाद कहानी खत्म, फिर ठंड आ जाता है, फिर से वही साइकिल चल रहा है लाखों सालों से। तो वही चीज़ है। तो मतलब कहने का कि ये जो वन है हमारा मानसूनी वन है, यानी कि हमेशा जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पे हमेशा बारिश नहीं होती है। लेकिन वो जो हमारा सदाबहार वन है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, वहाँ हमेशा बारिश होती है, मतलब 12 मास बारिश होती है। और यहाँ हमेशा बारिश नहीं होती है, 3 मंथ ही बारिश होती है या 4 मंथ ही बारिश होती है, ठीक है। तो यही अंतर है दोनों में, और कुछ अंतर है नहीं। बाकी दोनों तो यहीं पे पाया जा रहा है, इसलिए दोनों का नाम देखिए आगे वाला जो सब टाइटल है वो सेम है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया हमेशा गर्म होते रहता है। किससे गर्म होता है भाई? गुस्से से नहीं, तो वो गर्म होता है सनलाइट से। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट पड़ेगा उतना ज़्यादा मात्रा में ज़मीन दिखेगा, ठीक है ना। ज़मीन दिखेगा और क्या दिखेगा? समुद्र भी तो है, समुद्र भी तो दिखेगा। तो ज़मीन से उठ गया क्या? हवा ऊपर उठ गया। समुद्र जब दिखा तो समुद्र वाली हवा पहले ऊपर उठ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र वाला पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगा।
तो मैंने क्या बताया है पवन वाले चैप्टर में कि जब कहीं पे हाई प्रेशर होता है और कहीं दूसरी जगह पे लो प्रेशर होता है तो हवाएं होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती हैं। तो हवाएं ट्रैवल करेगी और वहाँ पे बारिश करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको एकदम हल्का सा बता दे रहा हूँ कि ये हमारा है समुद्र, यहाँ पे हवाएं गर्म होकर उठ गई, यहाँ की हवाएं ठंडी हैं क्योंकि पानी देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हवाएं आई, यहाँ पे बारिश करवाई, देखिए बादल लाया। तो ये जो एरिया है हमारा, ये हमेशा हमेशा वहाँ पे बारिश होगी और डिपेंड करता है कि अगर ये एरिया यहाँ उष्णकटिबंधीय एरिया है तो वहाँ पे सालाना बारिश होगी, मतलब हर महीने हर मिनट, ठीक है ना। और कोई भरोसा नहीं है कि जनवरी है तो रुक जाएगा, फरवरी है तो रुक जाएगा, नहीं, कभी बारिश हो सकती है। तो जब हमेशा बारिश हो रहा है तो यहाँ वाले जो वन होंगे, यहाँ वाले जो वन होंगे एकदम हरे भरे होंगे कि नहीं, प्यारे लगेंगे कि नहीं। हाँ, अब मानसूनी वन है ये लोग, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो मानसूनी वन है कि साल में किसी पर्टिकुलर मंथ में, मैंने पता ना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में बारिश हो रही है 4 मंथ, उसके बाद आपको 8 मंथ ऐसे बिताना है तो उसे मानसूनी कहा गया। अब यहाँ पे हम जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट में कि डीएनए भी एक चीज़ होती है, जलवायु भी एक चीज़ होती है ना, माहौल भी एक चीज़ होता है। तो पेड़ पौधे ढल जाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह इंसान ढल जाते हैं। तो जैसा कि इसका नाम पर्णपाती क्यों पड़ा मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे साल में 4 मंथ बारिश हो रहा है, 3 मंथ बारिश हो रहा है, बेचारा 8 मंथ ऐसे ही रहेगा। आप सबको पता होगा कि पौधों में नीचे से जल लेता है तथा ऊपर से मतलब पत्तों के थ्रू निकाल देता है। स्टोमाटा उसमें होता है कि नहीं, साइंस में पढ़ना है आपको स्टोमाटा के बारे में, 6 में ही तो 7 में ही तो पढ़ना है। तो स्टोमाटा के थ्रू उसको मतलब वेपोराइज कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है। तो अगर यहाँ पे 8 मंथ गर्मी रहेगी, बारिश हुई नहीं बढ़िया से, 3-4 मंथ बारिश हुई है, तो पत्ते क्या होते हैं कि उसको रेगुलर करते रहेंगे। अब नीचे से पानी लाएगा स्टोमाटा से निकाल देगा, नीचे से पानी लाएगा स्टोमाटा से निकाल देगा, तो पत्ते क्या करेंगे यार, ऐसे तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो पत्ते जो है बेचारे कहते हैं कि ठीक है हम कुर्बानी देंगे, टूट के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और पेड़ जो है एकदम बंजर दिखने लगता है। लेकिन रेन फॉरेस्ट में यानी कि वर्षा वन में ऐसा नहीं होता है यहाँ, क्योंकि हमेशा बारिश हो रही है तो इसको नमी का कमी नहीं है, हमेशा नमी है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता वहीं पे है, तो पत्ते गिराएगा नहीं, ठीक है। अब जरा एक बात जानने लायक ये है कि यहाँ पे बारिश तो प्रॉपर हुई नहीं, 3-4 मंथ बारिश हुई, तो यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे तथा यहाँ जो पेड़ पौधे जाएंगे, ज़्यादा लंबा कौन होगा बताइए, ज़्यादा लंबा ये होगा कि नहीं, क्योंकि इसको सालाना खुराक मिल रहा है, हर महीने हर मिनट खुराक मिल रहा है, इसको कभी मतलब मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, इस तरह से तो अंतर हो जाएगा दोनों में। और यही चीज़ें लाखों साल तक चलेगी तो दोनों के डीएनए में बैठ जाएंगी चीज़ें, तो इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताया गया है कि भूमध्य रेखा के पास स्थित जो एरिया है वहाँ पे ये वन पाया जाता है, सदाबहार वन। तो मैप देखिए, यहाँ पे जो आप हरा हरा एरिया देख रहे हो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ठीक है ना। देखिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, वहाँ पे पृथ्वी का फेफड़ा भी उसे कहा जाता है, देख पा रहे हो ना। फिर यहाँ पे आपका देखिए अफ्रीका में भी, इंडिया में भी थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट है, पश्चिमी घाट के पर्वत हो गया आपका, फिर मेघालय वगैरह है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि जो पत्ते गिरा देते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में पाए जा रहे हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं तथा मध्य अमेरिका में पाए जा रहे हैं। तो मैप में देखिए इंडिया में है ना, इंडिया में मतलब पर्णपाती वन ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, रेन फॉरेस्ट तो फिर बहुत थोड़ा सा कम है, लेकिन पर्णपाती वन यानी कि पत्ते गिराने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा है ना। तो डिसीडियस फॉरेस्ट कौन कौन है देखिए, वहाँ पे भारत में है ही, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है ही तथा मध्य अमेरिका में है ही, अब बहुत बड़े पैमाने पर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कहीं है कहीं नहीं है। तो देखिए जहाँ मैंने क्या बताया, यही एग्जाम्पल है ना कि तट के किनारे जो एरिया है वहाँ पे खूब बारिश होगी, तट के किनारे जो एरिया है वहाँ पे खूब बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो वहाँ पे पौधे उगेंगे और सालाना बारिश होगी तो वही पौधे वन बनेंगे, उन वन को कहा जाएगा रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, एवरग्रीन वन, ठीक है ना। और ये बेचारा इसको कहेगा मानसूनी वन यानी कि पर्णपाती वन। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे कि ये मैंने दिखाया आपको कि अफ्रीका के इस रीजन में ही मतलब साइड में ही क्यों गिर रहा है, पश्चिम की ओर ही रेन फॉरेस्ट क्यों है, पूरब की ओर रेन फॉरेस्ट क्यों नहीं है। तो उसके लिए आपको कोरियोलिस लॉ पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो प्लीज़ उस चीज़ को पढ़ लीजिए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोरियोलिस लॉ के थ्रू बारिश कहाँ से होती है, फेरेल का नियम है ना, मैंने बताया था आपको, एक सेपरेट लेक्चर मैंने लिया था 45 मिनट का, तो प्लीज़ देखा कीजिए उसको। फिर कहा जा रहा है कि गर्म प्लस वर्षा वाला स्थान जहाँ ये पाया जाता है वो गर्म भी होता है तथा वर्षा। तो गर्म मैंने बताया ना कि क्योंकि ये जो मेरा ये क्या मैंने बनाया था, तट बनाया था, ये था समुद्र, तो गर्म हुआ वर्षा हुआ, गर्म हुआ वर्षा हुआ, गर्म हुआ वर्षा हुआ, तो गर्म भी हो रहा है वर्षा भी हो रहा है। तो ये जो बना है हमारा रेन फॉरेस्ट वैसे जगह पे देखा जाएगा। इसकी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिरती हैं पेड़ से।
फिर है ये क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होता रहता है, वहाँ पाया जाता है। जैसे इंडिया में देखिए, इंडिया का मौसम क्या है, मानसूनी है। अभी क्या चला, ठंड चला, देखिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है। कुछ दिन बाद जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, फिर गर्मी लगने लगेगा, है ना। तो यहाँ जो है मौसम परिवर्तन होता रहता है, वहाँ पे इस तरह के वन पाए जाते हैं। किस तरह के, पर्णपाती वन। आगे आपका दिया है कि साल भर नम मौसम रहता है, तो होगा नहीं साल भर नम। नम मतलब क्या, कि ह्यूमिडिटी वायुमंडल में है, वायु में ह्यूमिडिटी है, तो क्योंकि बारिश हो रही है 24 घंटा वहाँ पे, तब ह्यूमिडिटी होगा नहीं, बताइए। यहाँ पे मौसम जो है ऐसा नहीं होता। पत्तियाँ गिर जाती हैं इसमें। पत्तियाँ क्यों गिरती हैं, मैंने बताया ना कि वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियाँ कुर्बानी दे देती हैं अपने। पत्ते जो हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से विकसित कर लिया, मतलब पेड़ पौधे जो हैं इस तरह से अपने आप को विकसित कर लिया है कि अपने पत्ते जो हैं गिरा देते हैं। जैसे देखिए पीपल गिरा देता है। अब पीपल ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में ही देखते हो, आप देखते हो ना घर के पीछे जो आपका है वहाँ पे किस तरह से पीपल का पेड़ है बड़ा सा, सबके घर के पीछे पीपल के पेड़ होता है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। नीम का होता है ना, तो देखते ही हो कि नीम की पत्तियाँ किस तरह गिर जाती हैं गर्मियों के दिनों में, क्योंकि वो वेपोराइजेशन को रोक देती हैं। नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा ना, नीचे से पानी लेगा उधर छोड़ देगा, नीचे से लेगा छोड़ देगा, तो पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ मर जाएंगे जल के। अब देखिए ये है घने वन, ठीक है, ये होंगे घने वन, रेन फॉरेस्ट घने वन। और ये आपका दिया गया है, ये भी घने ही हैं, लेकिन उस स्तर पे घने नहीं होंगे जितना कि ये घना है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व पूरा मिल रहा है, पानी मिल रहा है पूरा एकदम, लेकिन इसको मिल नहीं रहा, तो ये उतने घने नहीं होंगे, लेकिन घने तो ये भी होंगे, है ना। ये जो है घन प्रदेशों में देखे जाएंगे, तो घन प्रदेश में तो ये भी था, ये भी था, दोनों में सेम चीज़ है, इसलिए इसका नाम उष्णकटिबंधीय है। फिर कहा जा रहा है कि दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, पर्णपाती तथा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं सदाबहार वन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हो कि इस रीजन में, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाने वाले जो वन होंगे, उनके जो तना होंगे, उनकी जो लकड़ियाँ होंगी वो मोटी होंगी, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। दृढ़ मतलब क्या, जैसे कि मेरी कुर्सी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये काफ़ी मजबूत है ना, बहुत दिन पुरानी कुर्सी है, लकड़ी की है, तो उनका जो कास्ट होता है वो दृढ़ होता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में, सोफा वगैरह बनाने में, पलंग वगैरह, दरवाजे वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। तो आप तो समझिए एक चीज़ कि ट्रॉपिकल जो एरिया है यहाँ पे, इसमें पाए जाने जो पौधे होते हैं उसका तना मजबूत होता है। देखते नहीं हो शीशम का तना कितना मजबूत होता है, उसमें इतना लचीला होता है, उसको कितना भी मोड़िए नहीं टूटता है, लटक के एकदम उसमें झूम जाओ फिर भी नहीं टूटेगा, बच्चे लोग खेलते रहते हैं उसमें। अब घने वन का थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, पहले आप ये पॉइंट कवर कर लेते हैं पूरा। इसमें पाए जाने वाले जो रोडवुड हैं, अबनुस है और महोगनी है। तो रोजवुड देखिए, अबनुस देखिए और महोगनी देख लीजिए आप। इसमें आपका साल, सागवान तथा नीम वगैरह, नीम तो जानते ही हो, और शीशम और रोजवुड एक्चुअली एक ही फैमिली का है शायद, ठीक है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद एक ही फैमिली का है, क्योंकि दोनों के पत्ते जो होते हैं एकदम देखने में सेम लगते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जानवर पाए जा रहे हैं, बाघ, शेर, लंगूर, बंदर। अब देखिए जानवर इसमें हैं, इसमें जानवर का कोई जिक्र नहीं किया गया, जानवर इसमें भी हैं। इसमें आते हैं ऐसे जानवर आते हैं जो बारिश को बर्दाश्त कर सकते हैं। लंगूर बारिश को बर्दाश्त करेगा, मतलब 12 महीना नहीं करेगा। बाघ जो है बारिश को बर्दाश्त करेगा, 12 महीना नहीं करेगा, बेचारा मर जाएगा, ठीक है ना। हिरन बर्दाश्त करेगा, शेर बर्दाश्त करेगा नहीं। बाघ, हिरन, कबूतर, तोता 4 मंथ 3 मंथ बर्दाश्त कर सकता है, 12 मंथ नहीं कर सकता है। यहाँ जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो होंगे सांप, एकदम, मतलब आप ये सब चीज़ ऐसी है ना कि आप खुद ये सब जानते हो। और क्या होंगे, मेंढक होंगे, और क्या होंगे, क्रोकोडाइल होंगे, नीचे नीचे ज़मीन पे रहेंगे, है ना। और क्या होंगे, कुछ तरह के रेप्टाइल्स होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े इतना ज़्यादा होते हैं ना, अमेजोन के जंगलों में बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा पाया जाता है, समझे। और अमेजोन जंगल क्या है, रेन फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये चीज़ आपको मैंने कवर करवा दी। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ जो मैं बताने आया था यहाँ पे। देखिए, अगर आप एक चीज़ समझिए, डीएनए का मैं बात कर रहा था पिछले में कि माहौल के अनुसार ढलना होता है डीएनए, और डीएनए हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसी अनुसार में ढलता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा सदाबहार वन है, जो मतलब मैंने क्या बताया कि बहुत घने होते हैं। तो देखिए किस तरह से घने हैं। अब बताइए मुझे ज़रा कि इसमें जो नीचे पौधे रहेंगे उसको तो बेचारा के लाइट ही नहीं जाएगा, सूर्य का लाइट जाएगा नहीं जाएगा, ऊपर वाला सब ले लेगा। तो यहाँ के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं ना कि ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो लंबे लंबे वृक्ष देखे जाएंगे यहाँ पे, समझे। तो इनके डीएनए में है कि भैया ऊपर उठो, नहीं तो सनलाइट मिलेगा नहीं। मैंने बताया ना कि मिट्टी, सनलाइट, एयर एंड वाटर, 4 चीज़ चाहिए पौधे को। तो सनलाइट प्राप्त करने के लिए इनके जो ऐसा है कि डिज़ाइन इनका ऐसा है कि लंबे लंबे होते हैं खूब, समझे। और इनका जो है मिड देखा जाता है, मतलब मिड मतलब क्या, मध्यम आकार हो सकता है, मतलब छोटे उनको नहीं कहेंगे, मिड कह सकते हो। और ये जो है लंबे लंबे वृक्ष यहाँ पे देखे जाएंगे।
अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सालाना बारिश हो रही है, सदाबहार वन में सालाना बारिश हो रही है, तो इसके जो पत्ते हैं किस तरह के होंगे आपके हिसाब से बताइए। सोचिए जरा एक मिनट, दिमाग पर जोर डालिए, यहाँ के जो पत्ते हैं किस तरह के होंगे। क्योंकि आप जानते हो कि लकड़ी पे पानी गिरता है या पत्तों पे पानी गिरता है, तो पत्ते पर तो ऐसा होता है कि पत्ते जब तक जिंदा होते हैं, मतलब पेड़ से अटैच होते हैं, तब तक पानी उस पर गिरता है तो टपक के नीचे चल जाता है। लेकिन जब ऐसे गिरता है तो पत्ते सड़ जाते हैं, यानी कि लकड़ियाँ पानी के संपर्क में आने पर सड़ जाती है, उसमें फंगस बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो इसलिए रेन फॉरेस्ट में पत्तों का डिजाइन देखिए किस तरह से होता है कि इस पर पानी का ड्रॉप गिरे लेकिन रुके नहीं, टप से गिरे फट से नीचे चल जाए, टप से गिरे फट से नीचे चल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको पाए जाने वाले पौधे होंगे वो लंबे लंबे देखे जाएंगे सूर्य की रोशनी के लिए, समझे ना। देखो कितना मतलब खेल प्रकृति खेल रही है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जा पा रही थी, इसलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, या तो पत्तों का आकार बड़ा कर लेंगे, जैसे कि केला का पत्ता का आकार देखते हो कितना बड़ा रहता है, सूर्य की रोशनी सोखने के लिए उतना बड़ा कर लिया वो, ठीक है। या छोटे छोटे रहेंगे लेकिन ढेर सारे रहेंगे, जैसे कि देखिए ये वाला है ना, छोटे छोटे हैं लेकिन ढेर सारे हैं। तो मान लीजिए मैं नाम देता हूँ अगर हर पत्ते का, तो ABCDEFGH है ना, तो ए पे ना जाके गिरा तो बी पे गिरा, बी पे गिरा तो सी पे गिरा, इस तरह से सूर्य की रोशनी जो होती है छनते छनते जाती है। तो देख रहे हो प्रकृति के अनुसार किस तरह से ढल रहा है, उस पर पानी नहीं टिकेगा, ठीक है। और इसमें भी प्रकृति के अनुसार ढलते रहता है। तो आप इन चीज़ों को ऐसा ना कि वातावरण में देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, पार्क जाते ही हो, खेलते हो दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ देखा कीजिए। अगली बार जाओ तो कोशिश करो कि देखो कुछ, अब जैसे क्रिसमस ट्री है तो आपके घर में हो सके होगा, तो उसके डिज़ाइन को देखो और देखो कि वो कहाँ से आया है पौधा। तो यहाँ से आया है, समझे, वो शीत प्रदेश का पौधा है जहाँ पे ठंड रहता है वहाँ पे, इसलिए उसका आकार एकदम कॉनिकल है। उस पर जब बर्फ़ गिरता है ना तो रुकता नहीं है, नीचे की ओर ढुलक जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद की जो क्लास है वो शीतोष्ण वन के बारे में है, उसमें भी आपका सदाबहार तथा पर्णपाती वन के बारे में बताया गया, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करो, आप गूगल मैप अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको खोल लो, या फिर ऐसा करो कि गूगल पे जाओ अभी, वहाँ पे लिखो कि रेन फॉरेस्ट इन वर्ल्ड मैप, और पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है, डिसीडियस फॉरेस्ट इन वर्ल्ड मैप, वहाँ पे आपको दिखा देगा। तो उसे देख के आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं चलता हूँ फिलहाल, अपना ध्यान रखिए, जय। इस बिंदु में हम पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण सदाबहार वन तथा शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में, यानी कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, या उसे आप रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हो, तथा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि डिसीडियस मतलब होता है झड़ने वाला, जिसके पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो नाम में आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। तो आप शीतोष्ण को पहले हटाइए यहाँ से, शीतोष्ण की जरूरत यहाँ पे अभी नहीं। पहले आप समझिए कि सदाबहार वन क्या होता है तथा पर्णपाती वन क्या होता है। सदाबहार मतलब एवरग्रीन, यानी कि हमेशा ग्रीन रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जंगल अभी देख रहे हो हरा है, 3 साल बाद भी हरा रहेगा, 7 साल बाद भी, 12 साल बाद भी हरा ही पाओगे इसे। आपके बच्चे होंगे वो भी हरा ही देखेंगे, है ना। कभी उसके पत्ते जो है नहीं गिरते हैं, हमेशा वैसे रहता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी एक रीजन है, मैं आगे बताऊँगा। पर्णपाती वन में होता है कि साल के किसी एक पर्टिकुलर मंथ में या गर्मियों के मंथ में पत्तों को गिरा दिया जाता है पूरे तरीके से, और एकदम वृक्ष जो है हमारा इस तरह से दिखने लगता है, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है दोनों में, ये पत्तों को गिराता है तथा ये पत्तों को नहीं गिराता है, समझ रहे हो। अब जरा समझते हैं कि शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, कि शीतोष्ण वन है कि क्या है, इतना ज़्यादा सिलेबस क्यों बढ़ाया गया बच्चों का परेशान करने के लिए, बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इस टॉपिक पे, है ना। तो अब समझते हैं जरा। तो जैसा कि हमारा अर्थ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन आप समझ जाओगे। अर्थ का प्रॉपर्टी आप पहले समझिए। देखिए अर्थ और सन जब ऐसे होते हैं एक रेंज में, तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा गर्म एरिया कौन सा है, ठीक है ना। समझाने की जरूरत है कि समझ गए ना। हाँ, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होगा 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री से जो 23 डिग्री का एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि यहाँ तक और यहाँ तक सबसे ज़्यादा गर्म है धरती। तो अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर रेड है पूरा बीच में, फिर ऊपर जाते जाते जो है टेम्परेचर हमारे गिर गया और चीज़ वहीं इसी तरह चल रही हैं। तो शीतोष्ण, अब क्योंकि मैंने उष्ण कटिबंध के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं रिपीट करूँगा, क्योंकि आपका टाइम जो है कीमती है, बर्बाद हो जाएगा। प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखा कीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रोशनी नहीं जाती है ना। बहुत ज़्यादा एरिया गर्म भी नहीं होता तथा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। जैसे आप होता ना कि एक गर्म पानी खूब खौला हुआ तथा एक ठंडा पानी फ्रिज वाला, उन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक गुनगुना पानी बनेगा,
है ना, उसे आप पी सकते हो, लेकिन गर्म पानी पियोगे तो मुंह जल जाएगा और ठंडा पानी पियोगे तो मम्मी मारेगी। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि गुनगुना क्षेत्र है ना, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया। कटिबंध यानी कि जोन, उसके ऊपर जाओगे तो सूर्य की रोशनी और नहीं जाएगी तो उसे कहेंगे शीत जोन यानी शीत कटिबंध। तो अब मेरा एक सवाल यहाँ पे समझिए, मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप किस कटिबंध के आदमी हो या किस कटिबंध में खड़े हो। तो पहली बात कि किस कटिबंध में खड़े हो, तो उष्ण कटिबंध में खड़े हो, मैं यही कहूँगा ना, और उष्ण कटिबंधीय व्यक्ति हो। अब यहाँ पे कोई कंट्री है मान लीजिए छोटी सी, यहाँ पे वो कंट्री स्थित है, तो मैं क्या कहूँगा कि वो शीत कटिबंधीय देश है ना, शीत कटिबंध में स्थित है। तो जहाँ पे लोग, जगह, जंगल, ये सब जहाँ स्थित होता है वो मतलब जोन के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। तो इसी तरह आप समझोगे कि जो वन यानी कि जो जंगल शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाएंगे, जैसे कि एक बड़ा सा जंगल यहाँ पाया जा रहा है, अब देखिए दोनों में घुस गया, तो यहाँ से यहाँ तक के वन को क्या कहेंगे, ये वाले वन को कहेंगे उष्ण कटिबंधीय वन। लेकिन यही वन ऊपर तक भी फैला है तो दोनों एक ही है ना, तो इसे कहेंगे शीतोष्ण वन। और सेम चीज़ एकदम नीचे होता है, जैसा ऊपर नीचे एकदम सेम टू सेम, क्योंकि पृथ्वी एकदम जो है फोटोकॉपी, मैंने बता नहीं इधर फोटोकॉपी कर सकते हो सेम चीज़। तो यहाँ वाला वन हो गया शीतोष्ण और यहाँ वाला हो गया उष्ण। तो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर लो है, यहाँ के जो जलवायु है दूसरा रहेगा, यहाँ बारिश होगा, कहाँ, उष्ण कटिबंध में बारिश होगा, गर्मी ज़्यादा रहेगी, नमी रहेगी और भी बहुत तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे जो है सदाबहार मौसम रहेगा, यानी कि प्यारा मौसम रहेगा। तो यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जो हैं उसकी, मैंने बताया था ना कि डीएनए में चेंज हो जाता है, चीज़ें जो हैं माहौल के अनुसार ढल जाती हैं। यहाँ रहने वाले लोग जो होंगे एकदम गर्मी को बर्दाश्त करने वाले टफ लोग होंगे, है ना, मेहनत करने वाले। लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग होंगे थोड़ा सा सॉफ्ट स्वभाव के होंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट उनका शरीर रहेगा। देखते हो यहाँ पे जो महादेश है यूरोप महादेश, वहाँ के लोग कैसे गोरे गोरे होते हैं, और यहाँ पे है अफ्रीका महादेश तो कैसे काले काले। तो माहौल के अनुसार ढल गए कि नहीं। तो जब आदमी ढल रहा है तो पेड़ नहीं ढलेगा, पेड़ भी ढलता है। तो शीतोष्ण वन दूसरे तरह का होता है तथा उष्ण कटिबंध दूसरे तरह का होता है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए आपको बताने की कोशिश की गई है कि वनों के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। तो यही मैंने बताया आपको, जो पत्ता गिरा देने वाले ये वाला, अब पत्ता नहीं गिराने वाले ये वाला। तो यहाँ वन स्थित है तथा यहाँ वन स्थित है। अब एक चीज समझिए, जंगल की प्रॉपर्टी या किसी भी पौधे की प्रॉपर्टी समझिए। उसको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और एयर चाहिए। चार चीज़ चाहिए, चार चीज़ पे वो जीवित रह लेगा। चार चीज़ में से एक भी चीज़ की मात्रा घटेगी तो हमारा पौधा मर जाएगा, कभी वो पेड़ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। और चार चीज़ में से अगर एक चीज़ उसको ज़्यादा मिलने लगेगा तो उसके जो स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, उसके लंबाई में, उसके मोटाई में, उसके आकार में, उसकी पत्तियाँ चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा डीप में पढ़ना चाहिए। और ये सब परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, तो ये सब लाखों वर्षों से हमारे डीएनए में सेव होते गया। अब देखिए, तो जैसा कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि जिस एरिया में जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ज़्यादा बारिश होगा। गर्मी बारिश दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, है ना। तो इसलिए उष्ण कटिबंध एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध एरिया में जो है उतना बारिश होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं रही प्रॉपर, समुद्र गर्म हो नहीं रहा है, वाष्प बन नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे आपका जो है सदाबहार वन पाए जा रहे हैं। जबकि सदाबहार वन का नियम क्या है कि जहाँ पे एकदम 12 मंथ बारिश होगा वहाँ पे ही सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो बारिश होने के चांस है ही नहीं साल भर। तो देखिए कैसे होता है। अगर आपने पिछली क्लासेस की है तो आपको कॉरियोलिस लॉ के बारे में मैंने पढ़ाया था, है ना। फेलर का नियम बताया था, कॉरियोलिस बल के बारे में बताया था, सॉरी। तो कॉरियोलिस बल में क्या होता था कि हवाएं जो हैं यहाँ से उठती थी तो इस तरह जाती थी तथा यहाँ से उठती थी तो इस तरह नीचे की ओर आती थी, ठीक है ना। हवाएं जो है इस तरह से घूमती थी। ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र था और ये था हमारा उच्च दाब क्षेत्र। ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र था तथा ये था उच्च दाब क्षेत्र। तो क्लास कर लीजिए यार, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बताने लगूंगा तो फिर फेरल का नियम बताने लगेंगे और फिर ये सब चीज़ आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। बस अब इतना जान लीजिए कि कॉरियोलिस लॉ किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हवा आएगा तो इस तरह से, यहाँ वाली हवा आएगी तो इधर मुड़ जाएगी, है ना। तो मान लीजिए यहाँ से हवा जो जाएगी, ऐसे तो हवा ऐसे नहीं आती है, उसका मुँह जो है देखिए उल्टा होता है, जिस मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बस बताया है। इस तरह से हवाएं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ से जो हवाएं उठेंगी यहाँ पर जाएंगी, इधर से हवाएं आ रही है यहाँ पे,
अब यहाँ पे क्या होगा कि समुद्र है मान लीजिए, तो ऐसे जोर से आई हवाएं, हवाओं की स्पीड तो बहुत तेज होती है, इधर से आई फिर इधर से आई, इधर से आई फिर इधर से, अब जोर से घूम के एकदम साइक्लोन बना देगी वहाँ पे, यानी कि चक्रवात उत्पन्न कर दी समुद्र में, है ना। अब चक्रवात होता है क्या कि खूब जोर से आंधी आती है, आंधी के साथ खूब बारिश आती है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा है, समुद्र से पानी उठाया है। अब वहाँ पे देखिए जहाँ पे तट रहेगा ना, अगल बगल जो तट रहेगा, तट यानी क्या कि समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, वहाँ पे साइक्लोन का सारा बारिश जाके उड़ेल देगा, समझे, साइक्लोन का सारा बारिश जाके उड़ेल देगा। इंडिया में भी साइक्लोन आते रहते हैं, देखिए उड़ीसा में आता ही है, और मुंबई में आया था कि नहीं इस बार, महाराष्ट्र में आता ही रहता है, कहने का मतलब है, तो उड़ीसा में आता ही रहता है और बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो वो सब जो होता है वो इसी कारण होता है, कोरियोलिस लॉ के कारण ही होता है। हवाएं चलती हैं, समुद्र का पानी को ऊपर उठा देती हैं, साइक्लोन क्रिएट कर देती हैं और बारिश हो जाता है। तो यही चलते रहता है सालों, ठीक है। तो जब सालों चलेगा तो सालों साइक्लोन आएगा, सालों बारिश होगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से सालों बारिश होती है। यहाँ पे जो बारिश है वो सूर्य की गर्मी के कारण नहीं होती है, यहाँ पे बारिश हवाओं के कारण होती है, आंधियों के कारण होती है, तूफान के कारण होती है तथा साइक्लोन के कारण होती है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अब हम बढ़ सकते हैं वन की तरफ। देखिए कहा गया है कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है, तो ये पॉइंट आप क्लियर कर गए, आपका डायरेक्ट बुक से लिया गया पॉइंट है। इसीलिए तटीय प्रदेशों में पाया जाता है, क्योंकि तटीय प्रदेशों में 12 मंथ बारिश हो रही है, क्योंकि 12 मंथ साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये जो हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो आप क्या कीजिए ना कि मैप देखिए अब, तो अब जरा समझिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपके उधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। तो बताया गया है कि दक्षिण पूर्व अमेरिका में सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो दक्षिण पूर्व अमेरिका में है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आते रहता है, साइक्लोन यानी आंधी आते रहती है, वहाँ पे बारिश लाते रहती है 12 मास। दक्षिण चीन को देखिए, वहाँ पे भी है, क्या समझे ना। दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में भी साइक्लोन आते रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको जंगल को नहीं दिखाया गया, क्यों, क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में वहाँ पे जंगल है, सदाबहार वाले कम मात्रा में, लेकिन वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत बड़ी मात्रा में, उसका नाम है अमेजोन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। तो अब वही समझते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पेड़ पौधों को प्रभावित करती है, माहौल किसी भी जीव को प्रभावित करता है। तो रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है सूर्य की रोशनी के लिए, उनके पत्तों का आकार डिफरेंट होता है, ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें रहने वाले जीव जंतु दूसरे तरह के होते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ कि खरगोश, तो रेन फॉरेस्ट में खरगोश रहेगा, नहीं रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि रहेगा तो फिर भाई दिक्कत है आपको। जहाँ 12 मंथ बारिश हो रहा है वहाँ खरगोश कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। हिरन रहेगा, नहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब देखिए इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं बांज, चीड़ तथा यूकलिप्टिस है। यूकलिप्टिस बहुत लंबा पेड़ होता है, समझे ना। तो देख लिए ना, लंबा होता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, उसने सीखा है लंबा होना। लंबा नहीं होगा तो सूर्य की रोशनी उसको बेचारे के मिलेगी नहीं और फिर मर जाएगा ऐसे ही। अब समझते हैं कि इसका जो कास्ट है यानी कि जो लकड़ी होती है वो किस तरह की होती है। तो क्योंकि पेड़ हमारा लंबा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दृढ़ कास्ट देना होगा, यानी कि दृढ़ लकड़ी होनी चाहिए, कठोर लकड़ी होनी चाहिए। हॉलो मतलब समझते हो, हॉलो मतलब खोखला, हल्का। अगर हॉलो ऊढ़ होगा उसका, ठीक है ना, तो वो जो लकड़ी है हमारी उतना लंबा जा ही नहीं पाएगी। वो पेड़ जो है हमारा उसको सपोर्ट देने के लिए तना भी तो मजबूत होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दृढ़ कास्ट वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं तथा मुलायम वाला भी कई होते हैं। तो मुलायम वाले की आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से। देखिए सबसे लंबा वाला जो है हमारा, उसका जो कास्ट होगा वो हार्ड होगा क्योंकि उसको सपोर्ट करना है। और नीचे में भी तो है छोटा छोटा, है ना, छोटा बड़ा सब मिला जुला के है, तो नीचे वालों की मुलायम होगी। तो मतलब ज्योग्राफी को ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एकदम नहीं समझोगे, रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम कॉमन सा चीज़ है, आपके आसपास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। ये जो है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर हमें मिलते जाता है। उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़िए, यानी कि यहाँ पे उच्च अक्षांश यानी समझे ये वाला अक्षांश, इसको उच्च अक्षांश कह रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है ना, इधर की ओर बढ़ रहा है ना। अब देखिए इधर बढ़ेगा तो इधर निम्न अक्षांश नहीं कहोगे,
इधर भी उच्च अक्षांशी हैं। क्यों? क्योंकि इसे माना जाता है 0 तथा इसे माना जाता है 90। इसे माना जाता है 0 तथा इसे माना जाता है 90। तो 50, 60, 70 इसे होता जाता है ना, तो उच्च हो रहा है ना। और यहाँ भी सेम चीज़ है, उच्च हो रहा है यानी कि हाई हो रहा है। तो यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पाया जाएगा आपको क्या? पतझड़ वाले वन। यहाँ पर पाया जाए आपको क्या? पतझड़ वाले वन। अब क्यों हो रहा है पतझड़ भाई? तो पतझड़ का रीजन है, पेड़ पौधे जो होते हैं गर्मियों के दिनों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि देखिए, एक तो बेचारा नीचे से ज़मीन से पानी लेता है, फिर उसको वाष्पीकृत कर देता है पत्तों के थ्रू। अब वहाँ पे 4 मंथ बारिश ही होती है किसी भी एरिया में, स्पेशली इसकी बात की गई तो 4 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, साल में इतना ही बारिश होता है। अब बाकी के 8-9 मंथ उसको ऐसे ही बिताने हैं मान लीजिए, तो कब तक जमीन से लेकर बाहर वाष्पीकृत करते रहेगा? नहीं ना कर पाएगा। तो इसलिए पत्तों को ड्रॉप कर देता है। अब पत्ते जब ड्रॉप हो जाते हैं तो आप समझिए कि नहीं तो नहीं, आप टाइम लग ही जाता है, 40-45 दिन लग जाता है उसको आने में। ठीक है, 40-45 दिन उसको वापस आने में लग जाता है। तब तक पत्ते पेड़ जो होते हैं अपने अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खाना बनाने के लिए पत्तों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो तब तक इससे काम चलाते हैं। और फिर जब 40-45 दिन बाद पत्ते उगाते हैं नया। पहले छोटा पत्ता होता है तो छोटे पत्ते में कितना ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा? कम होगा। धीरे धीरे पत्ते बड़ा होते हैं और तब तक बारिश आ जाती है ना। कितना मतलब आसान समझना है, लेकिन इसमें आप लोग कन्फ्यूज होते रहते हो। अब समझते हैं कि ये पेड़ जो है उच्च अक्षांशों में ही क्यों पाए जा रहे हैं। सॉरी, ये वन जो है उच्च अक्षांशों में ही क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। यहाँ से फेरल के नियम के अनुसार यहाँ से हवाएं जाएंगी, यहाँ पे टकरा के साइक्लोन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये साइक्लोन आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है, इन एरिया में नहीं बन रहा है साइक्लोन। तो जहाँ साइक्लोन बन नहीं रहा है, मैंने शुरू से ही बताया कि शीतोष्ण प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सूर्य की रोशनी होती नहीं है और गर्मी नहीं होती है। ठीक है, तो गर्मी नहीं होगी तो सूर्य ये नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, वही चीज़ है। तो यहाँ बारिश नहीं होगी तो पत्ते गिरा देंगे वृक्ष। ठीक है, और इस मैप में समझ लीजिए, देखिए उत्तर पूर्व अमेरिका है ना, वहाँ पे साइक्लोन नहीं आता है। तो आप ये एक चीज़ ये भी समझ सकते हो कि 2 चीज़ को अटैच करके देख सकते हो। पहला कि आप एक मैप डाउनलोड कर लीजिए कि साइक्लोन इन वर्ल्ड मैप। तो साइक्लोन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होगा, और जहाँ जहाँ रेन फॉरेस्ट होगा यानी कि वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। ठीक है ना, टेम्परेट जोन के लिए सिर्फ, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध के लिए सिर्फ, उष्ण कटिबंध के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में तो ऐसे ही बारिश होती रहती है। अब समझिए कि उत्तर पूर्व अमेरिका में हमारा देखिए किस तरह से पर्णपाती वन है, फिर चीन में है, न्यूजीलैंड में है, चिली में है। चिली देखिए यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका में, वेस्ट यूरोप के तटीय प्रदेशों में है। तो यहाँ पे रहने, आज देखिए एक बात बताता हूँ, यूरोप वाले जो जंगल होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। देखिए इस तरह के होते हैं, मतलब क्या ही कहूँ मैं इस बारे में, बहुत ही प्यारा है ना। मतलब कैमरा उठाओ और चल दो, फोटो शूट करो और निकल लो वहाँ से, इस तरह का माहौल है। तो काफ़ी ही ज़्यादा कहिए कि रोमांटिक माहौल होता है वहाँ पे। यहाँ पे पाए जाने वाले जो वृक्ष है उसका नाम दिया गया है बांज है, एस है तथा बीच ट्री। अब जरा बताइए मुझे कि जिस एरिया में 3-4 मंथ बारिश हो रही है तथा 8-9 मंथ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ जानवर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे, है ना। क्यों रहेंगे? क्योंकि जानवर क्या होते हैं, सूखे जगह पर रहना पसंद करते हैं। कोई भी भीगना पसंद थोड़े करेगा, तबीयत ही खराब हो जाएगा। भींगे प्रदेशों में भी जानवर रहते हैं, लेकिन एनाकोंडा, घड़ियाल, रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़े, इस तरह के जीव जंतु होते हैं, बड़े ही मतलब क्या कहूँ, खतरनाक टाइप के होते हैं। तो सूखे प्रदेश में सब कोई रहना चाहता है, तो इसलिए फॉक्स, टाइगर, लॉयन, जिराफ, एलिफेंट, कंगारू वगैरह देखा जाता है। ठीक है ना, और पक्षी भी देखे जाते हैं, क्योंकि पक्षी भी होते हैं कितना कि शिकार करने के लिए। अब जैसे पक्षी का नाम आपका दिया गया क्या बुक में, फीजेंट तथा मोनल जैसे पक्षी, है ना। तो इस तरह के पक्षी होते हैं, कुछ कुछ शिकार करके काम चलाते हैं, कुछ कुछ फल फ्रूट का जो है खा के गुजारा कर लेते हैं। तो आई होप आप ये चीज़ जो है समझ गए होंगे, जो भी मैंने समझाया आपको, कि अब तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया है। तो अब मैं जरा चीज़ों को समराइज कर देता हूँ मात्र 2 मिनट में। सबसे पहले पृथ्वी के 6 कैटेगरी में बांटा गया है, शीत, शीतोष्ण और उष्ण। सेम चीज़ नीचे होगा, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। यहाँ पे आपको उष्ण कटिबंधीय वन, जीव जंतु, जगह सब चीज़ मिलेंगी, और यहाँ पे शीतोष्ण वन, जीव जंतु, जगह सब तरह के मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे होता है आपका कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं वन, वो 2 तरह के होते हैं, सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन। सदाबहार यानी कि जिस पत्ते नहीं गिराते हैं, तथा पर्णपाती यानी कि साल के किसी पर्टिकुलर मंथ में पत्ते गिरा देते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो अब देखिए यहाँ क्यों होता है कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा सूर्य के कारण नहीं होती है, वो होती है
साइक्लोन के कारण, तूफान के कारण, आंधी तूफान के कारण, ठीक है ना। इसलिए जो है तटीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। तटीय लिखा गया ना क्योंकि बारिश जो है तट तक आके खत्म हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती, आगे जाता है तो बारिश की मात्रा कम जाती है। अब बारिश की मात्रा कमने से होता है कि पेड़ पौधे के बदलाव होने लगता है ना, उनकी संरचना, उनके जो रूप रंग है वो चेंज होने लगते हैं, पत्तियां गिराने लगते हैं। ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड वगैरह में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष होंगे उसमें आपका बांज दिया गया है, चीड़ दिया गया है, यूकलिप्टस दिया गया है। यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं वो थोड़े हरामी टाइप के होते हैं, जैसे नाग हो जाता है, नाग नहीं सॉरी एनाकोंडा हो जाता है, क्रोकोडाइल हो जाता है, रेप्टाइल्स हो जाते हैं, कीड़ा मकोड़ हो जाते हैं, कुछ तरह के चिड़िया होते हैं। यहाँ जो रहने वाली जीव जंतु होंगे थोड़ा से टफ कंडीशन को बर्दाश्त करने वाले होंगे, तो इसमें होता है कि उनमें जो है टफ तरह की चीज़ें आ जाती है। जैसे कीड़ा मकोड़ होते हैं, कुछ कुछ इतने खतरनाक होते हैं उस पर पैर रखोगे और मर जाओगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो टफ है इसलिए उसके जहर भी थोड़ा सा टफ है, तो इससे बच के रहिएगा। यहाँ जो पाए जाने वाले जानवर थोड़ा सा सॉफ्ट प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन उनकी मांसपेशियाँ मजबूत होती है, जैसे कि जैगुआर, जैसे कि तेंदुआ, जैसे कि टाइगर, जैसे कि हिरन, जैसे कि खरगोश। हिरन का भी मांसपेशी मजबूत होता है, ठीक है ना, इसी भाग थोड़ा लेता है उतना। यहाँ जो पाए जाने वाले पेड़ होंगे उनकी जो टहनियाँ हैं, मतलब उनके जो लकड़ी हैं, तना वगैरह, वो दृढ़ भी हो सकते हैं तथा मुलायम भी हो सकते हैं। दृढ़ उनके होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ताकि उनको नीचे से सपोर्ट मिल सके ज़मीन से, तथा मुलायम उनके होते हैं जिनकी हाइट छोटी छोटी होती है। यहाँ भी सेम चीज़ है। और कुछ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो दोनों एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए बांज, तथा यहाँ भी बांज है, बांज ट्री। तो यहाँ पे जानवर पाए जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, बड़े जानवर, मसल्स जानवर। यहाँ पे जो जानवर पाए जाएंगे वो थोड़े घिनौने टाइप के होंगे, आपको उनसे घिन बढ़ सकता है। और यहाँ पक्षी भी कई तरह के देखा जाते हैं जो फल फ्रूट खाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माइग्रेशन के लिए भी चिड़िया यहाँ पे आती है। अब बताइए आप कहाँ रहना चाहते हैं, इसमें रहना चाहोगे या फिर इसमें रहना चाहोगे? तो ऑफकोर्स 99.99% यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैंने जो भी आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, है ना। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में तथा शीत कटिबंध में जो पौधे उग रहे हैं, यानी कि कॉनिकल पौधे के बारे में। शीत में तो नहीं उगता है पौधा, यहाँ पे पौधा कोई नहीं उगता है। तो कॉनिकल जब पढ़ोगे यानी कि कॉनिफेरस प्लांट के बारे में या कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में, तो जो उगेंगे यहाँ पे उगेंगे, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया आपका, है ना, ठंड प्रदेश में उगेंगे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान। जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो में हम दो बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। पहला है आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, तथा दूसरा है हमारा शंकुधारी वन यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है हमारा किस तरह से है, उसका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वहाँ का मौसम किस तरह का है, ठीक है ना। और दूसरा हम देख लेंगे कॉनिफेरस यानी कि शंकुधारी वन के बारे में। तो जैसा कि मैं हमेशा कटिबंधों से शुरू करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए यह है शीत कटिबंध, सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो मैं इतनी जल्दी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें जो है ऑलरेडी 3-4 बार बता दी है, तो आपका समय मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो अगर आपने ना किया है क्लासेस प्रीवियस तो कर लीजिए। इससे पहले क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो किस तरह के हैं, उसमें भी आपका 2 तरह का था, सदाबहार और पर्णपाती यानी कि एवरग्रीन यानी कि रेन फॉरेस्ट भी आप उसे कह सकते थे, तथा डिसिडियस जो पत्तों को गिरा देते थे साल के किसी एक पर्टिकुलर मंथ में। यहाँ पे भी 2 तरह के पौधे पाए जाते थे इस शीतोष्ण एरिया में, जिसमें आपका एक था सदाबहार तथा उसमें पर्णपाती, वही सेम चीज़, पत्ते गिराने वाले तथा पत्ते बचाने वाले, ठीक है ना। इसमें पढ़ने वाले हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, एक नई तरह की वनस्पति आप कह सकते हो इसको। ये जो वनस्पति है इस एरिया में, आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो आप कह सकते हो कि इस एरिया में पाए जाने वाले वनस्पति के रूप हैं। तो उस एरिया में एक सागर है हमारा, उसे कहा जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ है, तो यूरोप के नीचे है, अफ्रीका के ऊपर है तथा एशिया के पश्चिम में है। तो तीनों को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है एक तरह से, है ना। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने, मतलब भूगोलविदताओं ने जब देखा कि यार यहाँ जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनका स्वरूप दूसरे तरह का है, ठीक है, और इस तरह के पेड़ पौधे जो है दुनिया में बहुत सारे जगह पा रहे थे, तो उन्होंने उसका पूरा एक नाम ही दे दिया नया, उसको बोलने लगे भूमध्य सागरीय वनस्पति, कि आज से इसको जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति बोलेंगे। तो जब मैं भूमध्य सागरीय वनस्पति कहूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भूमध्य सागर के ही आसपास पाए जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है।
भूमध्य सागरीय वनस्पति जो हैं दुनिया के अलग अलग कोने पे पाए जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप सेम होता है, यानी कि वनों का जो स्वरूप होता है सेम होता है, उनके जो वृक्ष होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेम स्वरूप वाला यहाँ पे पाया जा रहा है, कोई वन है छोटा सा, देन यहाँ पे पाया जा रहा है या यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं यार ऐसे तो सही नहीं है, ये चारों का नाम रख दो भूमध्य सागरीय वनस्पति, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलवायु जो है मैच खा रहा है, ठीक है ना। चलिए, कहा जा रहा है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे पे मिलता है देखने को। तो कहाँ मिल रहा है भाई? पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी। जैसे कि ये मेरा एक देश है मान लीजिए, तो कहाँ मिलेगा? पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे पे। पश्चिम इधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि इस एरिया में मिलता है। मुख्यतः लिखा गया है ना, यहाँ मैंने मुख्यतः लिखा नहीं, लेकिन मुख्यतः, ऐसे तो और भी जगह मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः यहीं पे देखने को मिलता है, इस साइड में ही देखने को मिलेगा। तो आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो जगह कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आप इतना रिलेट कर लो कि दक्षिण पश्चिम किनारे पे पाई जाती हैं वनस्पतियाँ मुख्य रूप से। ऐसे तो आपका भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति है। ओके, कहा जा रहा है कि देखिए, अब मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारा भूमध्य सागर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यूरोप में देखिए किस तरह से है जो आपका भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं। हो गया। अभी यूरोप में कई सारे कंट्री हैं, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, टर्की है, कैलिफोर्निया तो यूरोप में नहीं है, कैलिफोर्निया यहाँ पे है ना, उत्तरी अमेरिका में है कैलिफोर्निया। फिर आप नीचे जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इस तरह की। कौन सी वाली? तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, ठीक है ना। एशिया में भी पाई जा रही हैं, तो क्योंकि टर्की लिखा गया है आगे, तो टर्की जो है क्या है, वो एशिया में स्थित देश है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब क्योंकि कैलिफोर्निया कहाँ है, तो यहाँ पे है अमेरिका का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। अब यूरोप यहाँ पे है आपका। वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो आपको एकदम क्लियर होते जाएंगी चीज़। तो यूरोप यहाँ पे था, तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे पाया जा रहा है, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में यहाँ पे पाया जा रहा है। तो ये दक्षिण पश्चिम किनारा ही तो है, दक्षिण है तथा पश्चिम है, ये वाला है ना। दिशाओं का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट उधर, वेस्ट इधर। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ कि नहीं क्लियर हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो क्योंकि यहाँ पे पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं, आप देख सकते हो कि ऐसे एरिया में है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसा एरिया होता है कि बारिश नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है ना। बारिश होता है कहाँ पे? तो यहाँ पे बारिश होगा, ठीक है, या यहाँ पे बारिश होगा। पूरब की ओर बारिश होता है, या तो उत्तर पूरब में या फिर सिर्फ पूरब में। यहाँ पे बारिश नहीं होता है। अब ऐसा होता है फेरल के लॉ के अनुसार, कोरियोलिस बल के अनुसार, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो यहाँ जो पाए जाने वाली वनस्पतियाँ होंगी उनका स्वरूप भिन्न होगा इनसे। अब यहाँ जो पाए जाने वाली वनस्पति, इसको क्या नाम दिया गया था? इसे कहा जा रहा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। यहाँ कोई महादेश है बड़ा सा इस तरह का, तो यहाँ जो वन पाए जा रहे थे यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार या पर्णपाती। और नीचे जो आ गए थे यहाँ पे, इसे कहा जा रहा था शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या पर्णपाती वन। पर हमारा जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है, जो भूमध्य सागरीय प्रकार का वन है, वो पाया जा रहा है पश्चिम में, ठीक है ना। तो आप मैप अभी देखें तो उसमें आपको यहाँ पे चिली भी थोड़ा सा दिखाया गया था। यहाँ पे चिली नाम का एक कंट्री है, वहाँ पे भी आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन मिल सकता है देखने को, ठीक है ना। तो वर्ल्ड मैप से इसे कनेक्ट करते जाना है। और आपको तो एकदम देश का नाम याद होना चाहिए। देखिए राजधानी तो सबको याद करता है कि फलां की राजधानी यह है, फ्रांस का पेरिस है ना, लेकिन आपको देश याद होना चाहिए। जैसे कि मैं मैप आपको दिखा के बोलूँ कि इसमें वर्मा कहाँ है बताइए, तो पहले तो आप कहोगे वर्मा नाम की कोई कंट्री ही नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि उसका नाम अब म्यांमार हो गया है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना।
अभी मैं इसमें कहूँ कि अफगानिस्तान कहाँ है, उज्बेकिस्तान कहाँ है, तजाकिस्तान कहाँ है, हनोई कहाँ है। हनोई एक प्रांत है, यानी कि एक राज्य है, ठीक है ना। तो वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि फेमस है, हम लोग बार बार न्यूज़ में सुनते रहते हैं वो चीज़, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कैलिफोर्निया यहाँ पे है, चिली यहाँ पे, तो यहाँ पे भूमध्यसागरीय वनस्पतियाँ देखी जा रही है। अब यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उनका एक खास ये है कि इन पे बारिश नहीं हो रहा है। तो बारिश नहीं हो रहा है तो मैंने क्या बताया था अपने लेक्चर में, हमेशा कहता हूँ कि पौधे जो होते हैं माहौल के अनुसार, जलवायु के अनुसार ढल जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ जो होगी घने जंगल नहीं देखने को मिलेंगे। और रेन फॉरेस्ट में खूब घना जंगल था, एकदम बड़ा सा जंगल, लेकिन यहाँ पे दूर दूर पे वृक्ष होंगे। बागान देखे हो आप? बागान मतलब समझते हो? बागान मतलब खेती के लिए जब पौधों को रोपा जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर दूरी पर रोपा जाता है कि 10-10 फीट की दूरी पर रोपना है, ठीक है ना। तो उसे बागान कहा जाता है। तो बागान की तरह होते हैं, दूर दूर पे पौधे होते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं। अब छोटे क्यों होते हैं मैं थोड़ा देर में बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनमें मुख्य रूप से ऑलिव, ओक, अंजीर यानी कि उसे इंग्लिश में फिग कहा जाता है, तथा सिट्रस फ्रूट यानी कि संतरा, नींबू वगैरह, और ग्रेप्स भी यानी कि अंगूर भी मिलता है यहाँ पे। अब जरा एक चीज़ बताइए मुझे, अंगूर तो ऐसे लता में उगता है। नींबू का पौधा देखे हो? संतरे का पौधा देखे हो? अंजीर का शायद देखे हो। लेकिन ये जितने भी पौधे हैं ना, अंगूर तो लता है, लेकिन नींबू वगैरह, फिग वगैरह यानी अंजीर वगैरह छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी हाइट कितनी हो सकती है? तो इनकी हाइट मैक्सिमम आपके कह सकते हो कि 8 से 10 मीटर होती है, उससे बड़ा नहीं होता। नींबू देखो किस तरह से उगता है, झाड़ी के जैसा होता है, ढेर सारे उसमें शाखाएँ होती है। नींबू का पेड़ कभी एकदम सीधे नहीं जाता है, ठीक है ना। जैसे इक्लिप्टिस हमारा क्या एकदम सीधे जा रहा था, लेकिन नींबू उतना ऊँचा जाकर फरेगा नहीं, कभी नहीं पड़ता। अब बताता हूँ आगे, देखिए ट्री साइज, कि ट्री का साइज हमारा है थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, छोटा छोटा नाटा नाटा बौना बौना ट्री क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा पौधे हैं नहीं वहाँ पे, और दूरी है बराबर, सबको प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, प्रॉपर पानी मिल रहा है, प्रॉपर एयर मिल रहा है, प्रॉपर मिट्टी मिल रही है, यही वाला चीज़ दूरी दूरी पे है ना। तो जब सबको सनलाइट मिल रहा है तो बस क्या करेगा सब, क्योंकि उनके बीच दूरी है इसलिए अपने पत्तों को फैलाएगा, शाखाओं को फैलाएगा। इसलिए नींबू का अगर पेड़ आप देखे होंगे तो इस तरह का पेड़ होता है, इस तरह का होता है, आगे जाके और फैलेगा, आगे जाके और फैलेगा, इस तरह का होता है कि नहीं। इसमें कई शाखाएं होती हैं। नींबू का पेड़ कभी सीधा नहीं देखे हो? नहीं, इस तरह के पेड़ होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी को बटोरना चाहता है चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हूँ ना मैं। और बारिश ज़्यादा होती है नहीं, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं। अब समझिए ट्री साइज तो आप समझ गए, छोटे छोटे नाटे नटे बौने बौने पौधे हो सकते हैं, तथा मिड आकार के यानी कि मध्यम आकार के पौधे हो सकते हैं वहाँ पर। इस एरिया में जो है, इन एरिया में जहाँ पे ये भूमध्यसागरीय वनस्पतियाँ पाई जा रही है, वहाँ पे गर्मियों में वर्षा नहीं होती है। मतलब गर्मी के बाद जैसे आ जाता है ना तुरंत वर्षा, तो गर्मियों में और बरसात में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे वर्षा होती है सर्दियों के मौसम में, ठीक है, सर्दियों के मौसम में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि विंटर रेनफॉल होता है, और गर्मियों में जो है ड्राई रहता है, ड्राई यानी सूखा रहता है। तो इन एरिया में जो है, यही बोलता हूँ ना कि माहौल के अनुसार ढल गया, तो गर्मियों में बारिश हुआ नहीं बढ़िया से, बरसात में बारिश हो रही, और सर्दी में बारिश हुआ तो उसी अनुसार ढल गया। ये सब चीज़ नाटा रह गया, पौधा फैला लिया अपने आप को, पौधे स्वरूप चेंज कर लिए माहौल के अनुसार। और एक बात तो यहाँ पे, और हाँ, क्योंकि यहाँ पे बागान वाली चीज़ें हैं, देखिए नींबू उग रहा है, अंजीर उग रहा है, ऑलिव उग रहा है, ओक ट्री है, तो ये सब बहुत ज़्यादा पौष्टिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। आगे आप पढ़ोगे चेरी वगैरह भी उगता है यहाँ पे। तो जब देखा लोगों ने कि यार यहाँ पे तो बड़ा सही ज़मीन है यार, माहौल एकदम सही है, क्लाइमेट ऐसा है, तो क्यों ना यहाँ पे खेती ही की जाए। तो लोगों ने है जो मतलब बड़े स्तर पे झाड़ियों को, पौधों को काटना चालू कर दिया, तथा अपने मतलब की चीज़ें उगाना चालू कर दिया। अपने मतलब की क्या, जैसे कि वही संतरा उगा रहा है, कोई नींबू उगा रहा है खूब बड़े स्तर पे, और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके खूब पैसा कमा रहा है। तो जब इस एरिया में सारा का सारा काट दिया गया, तो एरिया कौन कौन से है आपका, यही वाला यूरोप है आपका, अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा है,
फिर दक्षिणी अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पे लोगों ने काट लिया, काटने के बाद किया क्या कि वहाँ पे खेती चालू कर दी, बगान लगाना चालू कर दिया और बहुत बड़े स्तर पर काम किया उस पर। तो जीव जंतु की मात्रा जो हो गई कम हो गई। ऑलरेडी वहाँ पे जीव जंतु नहीं रह रहे थे। जीव जंतु कहाँ रहते हैं, थोड़ा से घने टाइप के जंगल होते हैं ना, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पौधे की दूरी जो है दूर दूर पे है ना, तो वहाँ पर कोई रहना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ वन्य जीवन की मात्रा जो है लेस देखी जाती है। और बड़े बड़े जानवर जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि शंकुधारी वन किस तरह के होते हैं। तो अब हम समझते हैं जरा शंकुधारी वन के बारे में। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। कहा जा रहा है शंकुधारी वन यानी कि कोनीफेरस फॉरेस्ट। और यहाँ जो प्लांट पाए जाएंगे, यहाँ जो वृक्ष पाए जाएंगे उसे कहा जाएगा कोनीफेरस ट्री या प्लांट। कौन मतलब क्या होता है, कौन मतलब शंकु होता है। आप लोग मैथ पढ़ते हो तो पता नहीं, ये वाला देखते हो ना शंकु, इसका एरिया निकालते थे, इसका आयतन निकालते थे कि नहीं। तो इसे कहा जाता है शंकु, जो नीचे से वाइड होता है और ऊपर जाके ऐसा बंद हो जाता है, मिल जाता है। तो कोनीफेरस जो ट्री होते हैं, जो शंकुधारी ट्री होते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से नजर आते हैं। देखिए है कि नहीं है, एकदम नीचे से वाइड है तथा ऊपर जाके जो है उसका उसका जो संरचना है ऊपर बंद हो गया है। ठीक है ना। अब समझते हैं कि ये जो है हमारा कोनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा बोर्ड भींगा हुआ था इसलिए यहाँ पे जो मार्कर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। ये है हमारे 0 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री। देन सेम चीज़ यहाँ पे ये 0 से यहाँ तक 90 हो जाता है। ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। ठीक है ना। तो इसे क्या लिखा गया है पढ़िए। कहा जा रहा है कि मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी कि 50 से 70 डिग्री पर जो है कोनीफेरस देखे जाते हैं, है ना, शंकुधारी वृक्ष देखे जाते हैं। तो अब जरा आते हैं 50 से 70 पे। तो ये हमारा 23.5 डिग्री मैंने बनाया है, जो है उसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है। और नीचे वाले को कहा जाता है मकर रेखा। तो 50 कहीं ना कहीं यहाँ पे आके 66 क्योंकि ये है, तो 50 से 70 बोल रहा है। तो इस एरिया में मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट होंगे, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठंड रहती है और बर्फ़ गिरती है। तो बर्फ़ गिरने के कारण वहाँ वाले जो प्लांट होते हैं उस माहौल के अनुसार ढल जाते हैं, तो इसीलिए इस शेप में रहता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे बर्फ़ गिरेगा ऊपर में, तो क्या होगा, नीचे की ओर ढुलक जाएगा। ठीक है ना। देन सेम चीज़ यहाँ पे होगा, यहाँ भी ठंड है तो यहाँ भी बर्फ़ गिरेंगे। अब आपके मन में हो सके विचार आ रहा हो कि यहाँ पे किस तरह से, मतलब किस तरह के वन पाए जाते हैं। 50 से 70 तो ठीक है, और 80 से 90 पे किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भाई वन नहीं पाया जाता वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा है। पौधों को 4 चीज़ चाहिए, मिट्टी भी है एक उसमें। तो वहाँ पे जब हमेशा से बर्फ़ जमा हुआ है तो मिट्टी कहाँ खोजेगा, है ना। कभी बर्फ़ पिघला ही नहीं, मिट्टी वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ पे पौधे, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं पाया जाता, घास भी नहीं पाया जाता वहाँ पे। कुछ कुछ जानवर होते हैं वहाँ पे ऐसे जो शिकार करके काम चलाते हैं, मांसाहारी होते हैं एकदम प्योर। तो छोड़िए उस चीज़ को, अभी हम समझ रहे थे शंकुधारी वन के बारे में। तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले वन होंगे 50 से 70 वाले, वो शंकुधारी कहलाएं, और ये भी 50 से 70। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं पढ़ा। मुख्यतः लिखा गया उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश पाया जाता है, यानी कि ऊपर की ओर पाया जाता है, नीचे में ज़्यादा नहीं पाया जा रहा। नीचे में ज़्यादा नहीं पाया जाता, ऊपर में ज़्यादा है, नीचे में। अब बताइए मुझे कि इसका क्या रीज़न हो सकता है कि ऊपर में ज़्यादा पेड़ है, नीचे में ज़्यादा पेड़ नहीं है। थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए मुझे कि क्या बात क्या है यहाँ पे। देखिए बात यहाँ पे ये है कि आप सबको पता है, यहाँ पे अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो अर्थ का नदर्न हेमस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे ज़मीन की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है। यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ पे पानी में थोड़े पौधा उगेगा, मिट्टी भी तो चाहिए उगने के लिए ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कोनीफेरस नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी होती तो वहाँ पे भी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, वन वगैरह उगाते हैं। ठीक है ना। मैप देख के आप रिलेट कर लो। यहाँ पे देखिए है, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, नीचे में थोड़ा सा ज़मीन है यहाँ पे। तो यही चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर मात्रा में देखा जाता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसा कि हमने देखा कि कोनीफेरस जो प्लांट होता है वो ठंड वाले इधर उच्च अक्षांशों में उग जाता है, या वो यहाँ पे हो या वो यहाँ पे हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कोनीफेरस प्लांट होगा और कोनीफेरस जो फॉरेस्ट होगा वो
इन्हीं अक्षांशों में उगेगा। यहाँ पे भी उग सकता है, इक्वेटर पे भी उग सकता है, लेकिन क्या है कि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी रहती है। या यहाँ पे भी उग सकता है, कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे भी उग सकता है। तो अब बताइए मुझे, जैसा कि मैं कह रहा था, क्योंकि बर्फ़ गिरता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस एरिया में उगता है, तो इक्वेटर पे तो बर्फ़ गिरने से रहा, कभी नहीं गिरता है। या कर्क रेखा पे बर्फ़ गिरता है, नहीं गिरता है। फिर यहाँ पे पौधा कैसे उग रहा है? देखिए क्या होता है ना कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरते जाता है, क्योंकि एयर प्रेशर लो होते जाता है। एयर प्रेशर वाले हमको पढ़ना था। तो इसलिए हिमालय पे जो है शंकुधारी वन देखे जाते हैं। ठीक है, जब आप कभी ट्रैवल करने जाओगे दोस्तों के साथ, तो आप देखोगे कि वहाँ पे किस तरह के पौधे की संरचना में परिवर्तित हो गया है। वहीं आप देखोगे कि माउंटेन का जो नीचे वाला एरिया होता है, आधार बेस, जहाँ उसे गिरिपाद बोला जाता है, वहाँ पे एकदम नॉर्मल पीपल मिलेगा आपको, नीम मिलेगा आपको, इस तरह का प्लांट मिलेंगे, आम, बेर, आंवला, इस तरह के। लेकिन ऊपर जब जाते जाओगे तो आपको मिलने लगेंगे चीड़, देवदार, एक्समस ट्री वगैरह। क्यों? क्योंकि ठंड होता है ऊंचाई के साथ। अब हिमालय कहाँ स्थित है भाई? तो हिमालय कर्क रेखा का थोड़ा सा ऊपर स्थित है। या कोई भी पर्वत अगर यहाँ पे स्थित होगा ना, तो वहाँ पे समझिए कि ठंड पड़ेगा और वहाँ पे शंकुधारी वन उगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? बहुत बढ़िया, गुड टू नो। इसे ऑल्सो नोन एज टैगा, यानी कि इसे टैगा नाम से भी जाना जाता है। तो टैगा का मतलब होता है ये, पढ़ लीजिए इसे, है ना। आगे बढ़ूँ मैं? चलिए, इसके जो वृक्ष होते हैं वे होते हैं लंबे, नरम, सदाबहार, वन वाले। अब लंबे मतलब क्या कि एक बार यूकेलिप्टिस इतना उतना लंबा होता नहीं है, नॉर्मल लंबाई, मिड आप उसे कह सकते हो, मध्यम आकार के होते हैं, मध्यम साइज के होते हैं। ठीक है ना। तथा यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया ना, आप इसे एक एक वर्ड करके तोड़ोगे ना तो आपको दिमाग एकदम जो हिल जाएगा। क्या लिखा गया है कि लंबे, नरम, नरम यानी नरम कास्ट वाले, यानी कि उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो मुलायम होती हैं। अब मुलायम होता है उसका रीजन है एक, मैं बताता हूँ अभी। फिर सदाबहार वन, यानी कि 12 मास उसकी पत्तियाँ हरी रहती हैं और पत्ती वो कभी नहीं गिराता है। तो पौधे पत्तियाँ क्यों गिरा रहे थे? क्योंकि उनको पानी की कमी हो जा रही थी, इसलिए पत्तियों को ड्रॉप कर दे रहे थे ताकि वाष्पोत्सर्जन जो है ना हो ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नमी है इन एरिया में या फिर माउंटेन के ऊपर कि पौधे जो हैं नमी से घिरे हुए हैं, तो गर्मी उनको कभी लगेगा ही नहीं, तथा पत्ते वो ड्रॉप करेंगे ही नहीं कभी। तो सदाबहार होगा कि नहीं, है ना, हमेशा एकदम एवरग्रीन रहेंगे। अब नरम है, यानी कि उसका जो कास्ट है वो मुलायम है। अब मुलायम क्यों होता है? देखिए, मुलायम कहने का मतलब कि डेंसिटी उसकी लो होती है, ठीक है ना। और हल्का सा, जैसे आप एक कह सकते हो कि शीशम का लकड़ी लीजिए तथा एक क्रिसमस ट्री का लकड़ी लीजिए, आप दोनों को तोड़ोगे तो दोनों की अगर मोटाई समान होगी तो पहले आपका टूट जाएगा एक्समस ट्री वाला, लेकिन शीशम आपसे नहीं टूटेगा। 2-3 दोस्त आप ले आओगे फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। अगर इतना मोटा शीशम का लकड़ी ले आए ना तो फिर आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, नहीं टूटेगा, आपको लास्ट में काटना पड़ जाएगा। तो क्यों होता है? क्योंकि शीशम की लकड़ियाँ जो होती है वो मजबूत होती हैं और ये जो है नरम होता है। नरम इसलिए होता है ना, देखिए कोई भी चीज़ जब नरम होगा ना, जब उसकी डेंसिटी लो होती है अंदर से, तो जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन शीशम को बढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए वो डेंस होता है, मजबूत होता है। लेकिन एक्समस ट्री है थोड़ा तेज़ी में बढ़ता है। अब कितना तेज़ी में बढ़ता है, 1 साल में कि 10 साल में कि 20 साल में, मैं ये नहीं बता रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि तेज़ी में बढ़ता है, इसलिए उसकी लकड़ी होती है मुलायम होती है। इसका अपना फ़ायदा भी है, अपना नुकसान भी है। फ़ायदा यह है कि तेज़ी में बढ़ जाता है जल्दी जल्दी, किसी पर्टिकुलर मंथ में बढ़ गया जहाँ पे सनलाइट है, लेके लंबा हो गया, फिर अपना बेचारा सहा ठंडे के दिन में। तथा फिर दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि इसके कास्ट का उपयोग हो जाता है, यानी कि इसकी लकड़ियों का उपयोग हो जाता है। नरम जो लकड़ियाँ होती हैं उनका तो कुर्सी टेबल तो नहीं ही बनेगा, है ना, खसखस होती हैं अंदर से, आप कह सकते हो। अब कुर्सी बनाओगे, उस पर बैठोगे तो नीचे की माही गिर जाओगे। टेबल नहीं बनाओगे, पलंग नहीं बनाओगे, उससे बनता है कागज़, अखबार वाले कागज़, माचिस की तिलियाँ आप रखते हो ना वो सब, और गत्ते, गत्ते मतलब होता है कार्डबोर्ड वगैरह, उससे बनता है। पैकिंग का जो डिब्बा होता है ना, तो वो सब उन पेड़ों से बनाया जाता है जो इस एरिया में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कास्ट का उपयोग सीख गया। चीड़, देवदार, ये 2 तरह के ट्री मैंने यहाँ पे लिखा था, एक्समस नहीं लिखा, एक्समस ट्री जो है। तो चीड़ पेड़ और देवदार पेड़, चीड़ पेड़ वगैरह भी लंबा लंबा होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अब समझिए इसे। अब है एक जानवर। तो जानवर किस तरह के पाए जाते हैं इस वनस्पति में? सॉरी, मेरा डॉग थोड़ा भौंक रहा है अभी, तो शायद कोई नीचे आया इसलिए।
तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। कहा जा रहा है कि शंकुधारी वन जो है वहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन जो है ठंडे प्रदेशों में पाए जा रहे थे, इसलिए जो है वहाँ पाए जाने वाले जानवर जो हैं उस तरह के होंगे जो ठंड को बर्दाश्त कर सकें। ठीक है ना। उसमें आपका सिल्वर फॉक्स दिया गया है, पोलर बियर दिया गया है, वुल्फ वगैरह होता है जो देखते हो बहुत ज़्यादा ठंड में रहता है। फिर मेरा कुत्ता जो है ये भी जर्मन शेफर्ड, और ये भी ठंड को काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसको यहाँ भेजेंगे तो मर जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा ठंड में रहने के लिए इसका शरीर नहीं बना है। तो वुल्फ वगैरह जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। पोलर बियर जो होते हैं देखते हो ना कैसे एकदम अंदर बर्फ वाला पानी में तैरते रहता है और हाइबरनेटिंग करता है वगैरह। तो आपको आगे हाइबरनेट के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, अभी नहीं, आइए क्लास में। तो आई होप मैंने जो भी बताया आपको वो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जानवर समझ ही गए, पेड़ों की संरचना समझ ही गए, कटिबंध में देख ही लिए कहाँ कहाँ था, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई। और इसके बाद की जो क्लास है उसमें हम घास स्थल यानी कि ग्रास लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि प्रेरी घास का मैदान क्या है, वेल्ड घास के मैदान क्या है, सवाना लैंड क्या होता है। तो वो सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान। जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम 3 बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से 3 बिंदु हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपका होगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास स्थल। दूसरा बिंदु होगा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल या घास के मैदान भी आप उसको कह सकते हो, मैदान और स्थल एक ही चीज़ है। और तीसरा जो हमारा बिंदु होगा वो हम कटीली झाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व में घास स्थल पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, घास स्थल यानी कि ग्रास लैंड है ना, इसे इंग्लिश में ग्रास लैंड कहा जाता है। तो जितने भी ग्रास लैंड धरती पे पाए जाते हैं उसे मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। ओके, तो किस आधार पे बांटा गया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद होगा ये, तो इसमें क्या है कि पृथ्वी को कई कटिबंधों में बांटा गया है। शीत कटिबंध है, शीतोष्ण है, उष्ण है, फिर नीचे ये उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। तो धरती पे तो आप जानते ही हो महासागर है, महाद्वीप है, तो महाद्वीप पे ही घास पहले उगेगा, महासागर में तो घास उगेगा नहीं। तो जो घास उष्ण कटिबंध वाले एरिया में उगेगा उसे कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। और जो घास शीतोष्ण वाले एरिया में उगेगा यानी कि ऊपर और नीचे 2 शीतोष्ण स्थल है ना, हाँ, और 2 उष्ण भी हैं। तो जो शीतोष्ण में उगेगा उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल यानी ग्रास लैंड। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल समझ गए, यानी कि उष्ण प्रदेशों में उग रहा है। अब उष्ण प्रदेश कहाँ से कहाँ तक होता है तो ये आप जान लीजिए 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है ना, बीच वाला हिस्सा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म रहता है इसलिए वहाँ पर गर्मी रहती है ज़्यादा, बारिश वगैरह होती रहती है और गर्मी को उष्ण कहा जाता है ना। पर उससे पहले वैसे आपके मन में एक डाउट यहाँ पे आ रहा होगा, थोड़ा सा संशय लग रहा होगा इस चीज़ को कि घास स्थल उग क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 रूपों में बांटा गया, जिसमें आपका पहला आ रहा था फॉरेस्ट यानी कि वन, दूसरा है ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान, और तीसरा है हमारा कटीली झाड़ियाँ। ये बारिश के आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना, जहाँ पर ढेर सारी बारिश होती है, जहाँ मृदा उपजाऊ होती है वहाँ पर वन उगता है, जहाँ पर मृदा होती है लेकिन बारिश प्रॉपर नहीं होता है वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं, सिर्फ घास उग जाते हैं, तो उसे कहा जाता है घास के मैदान। और छोटे छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, बहुत एरिया में फैले होते हैं, उनका एरिया बहुत वाइड होता है। फिर कटीली झाड़ियाँ, जहाँ पे एकदम बारिश ना के बराबर होती है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उग जाती है, उसे जेरोफाइटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाने वाले होते हैं, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी कि बीच वाला जो इक्वेटर है उसके इधर उधर उग सकता है। तो इधर उधर वाले एरिया क्या क्या कह रहे थे, उष्ण कटिबंध है ना, तो वही चीज़ बताने की कोशिश की गई। तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले होते हैं, तो नॉर्थ में भी उग सकता है तथा साउथ में भी उग सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, नॉर्थ में उग सकता है तथा साउथ में भी। फिर आपका है निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो वर्षा का फैक्टर कर रहा था, मैंने बोला कि रेन जो है मैटर करता है। जहाँ पे ढेर सारा रेन हो रहा था वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो गई, पानी मिल रहा है तो पेड़ पौधे उगाए। लेकिन जहाँ पे वर्षा या तो नहीं होती हो ज़्यादा या तो मध्यम वर्षा होती हो वहाँ पे घास देखने को मिलते हैं। और मैंने बताया भी था आपको लास्ट लेक्चर में कि क्यों घास उग जाते हैं। देखिए छोटे पौधे जो होते हैं, वन जो है हमारा किन चीज़ों से बना है, वृक्ष से, और वृक्ष कभी ना कभी छोटा पौधा रहा होगा। छोटे पौधे के जो जड़ होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इतना छोटा इतना बड़ा हो सकता है।
तो जब मिट्टी में पानी नहीं रहेगा तो उसका जड़ अंदर तक ज़्यादा जा नहीं पाएगा और पौधे वहाँ पे उगेंगे ही नहीं। तो पौधा कभी उगा ही नहीं उस एरिया में, तो इसलिए वहाँ पे वन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे उगते हैं सिर्फ घास, और जहाँ ढेर सारा घास होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं पेड़ पौधों को, है ना, खरपतवार के रूप में उग जाते हैं। तो आप देखते हो कि किसान लोग वहाँ पे हटाते रहता है खेत से घास वगैरह, क्योंकि वो फिर वृद्धि रोक देते हैं पौधों की, है ना। तो किसान लोग बड़े समझदार होते हैं, वही चीज़ करते हैं। तो इसलिए जो है ये मध्य वर्षा तथा निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे ये भी होगा, शीतोष्ण घास स्थल जो है ये भी मध्य तथा निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में उगता है। तो अभी तो इसमें बात नहीं करेंगे, पहले ही हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होते हैं, वहाँ पे घास की लंबाई 3 से 4 मीटर तक हो सकती है तथा छोटी से मतलब कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 से 4 मीटर तक। 3 से 4 मीटर में समझ रहे हो कि एक तल्ला इतना, समझे, मतलब मेरे से डबल। ओके, मेरे से डबल या फिर कहो तिगुना हो जाएगा, मेरे से ट्रिपल एकदम। तो इतनी ज़्यादा लंबाई हो जाती है घासों की। और इस घास में आपका जो है काफ़ी सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी होता है, शेर होता है, हिरन होता है, आगे बताऊंगा मैं। और ये जो है इस प्रकार के घास, इस प्रवृत्ति के घास धरती के अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसमें आपका सवाना लैंड हो गया, यानी कि सवाना घास का मैदान, कंपोस्ट भी कहा जाता है तथा लानोस भी कहा जाता है। तो ये फिर नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो होता यह है कि अलग अलग स्थानों पर जो घास स्थल होते हैं ना, उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। कंट्री वाले कहते हैं कि मेरे कंट्री में उग रहा है इसलिए हम इसका नाम ये रखेंगे। जैसे कि सवाना, देखिए सवाना कहाँ पे है, क्या आपको इस जगह का नाम पता है? तो हाँ, अफ्रीका है। और डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते रहते हो, यही सब जगह दिखाते रहता है बार बार, क्योंकि वो लोग लाइव टेलीकास्ट करता है तो शेर शिकार किस तरह कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, वहाँ पर करता है वो लोग। अब बताइए कंपोस्ट है ब्राज़ील में, तो कहाँ पे होना चाहिए कंपोस्ट? ब्राज़ील देश कहाँ है आपको पता है? ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है देखिए कंपोस्ट घास। फिर है लानोस जो है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। और भी कई छोटे छोटे जगह हैं, लेकिन ये मुख्य है। तो लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जा रहा है। तो वेनेजुएला कहाँ है बताइए? वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका के ऊपर में, ठीक है ना। ओके, तो देख लिए ना, ये जो सवाना लैंड है ये हमारा पाया जाता है अफ्रीका में, कंपोस्ट पाया जाता है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में तो बहुत बड़ा जंगल भी है, उसे कहा जाता है अमेजोन का जंगल। और लानोस पाया जाता था वेनेजुएला में। तो मैप से जब ये चीज़ें रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ये तीनों जगहों जो हैं अलग अलग आपको लग रहा होगा, लेकिन इन तीनों जगह की जो घास है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, जलवायु है, एकदम सेम रहेगा, है ना। कंडीशंस एकदम सेम रहेंगी, इसलिए अलग अलग जगह है, लेकिन फिर भी उसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहा जाता है। फिर आपको इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो जानवर इसमें वैसे जानवर पाए जाएंगे जो घास खा के रहेंगे। जैसे देखिए हाथी भी घास खाता है, ठीक है ना। ऐसे तो पेड़ पौधे खाते ही रहता है, लेकिन घास भी खाता है, बड़े बड़े घास होते हैं उसको खाता है। हिरन होते हैं, बारहसिंगा होते हैं आपके, और भी बहुत से शाकाहारी जानवर होते हैं, गेंडा वगैरह भी होता है। और क्या क्या होता है घास खाने वाला, जरा नाम सोचिए आप एक आधो। कंगारू होता है, वाइजन यानी कि एक बड़ा सा सांड होता है, वो सब होता है। तो मतलब घास खाने वाले शाकाहारी जंतु वहाँ पे होंगे। अब क्योंकि शाकाहारी जंतु वहाँ पे हैं, इसलिए वहाँ पे उसको खाने के लिए मांसाहारी जंतु भी आएंगे। तो इसमें आपको बाघ, शेर, तेंदुआ ये सब आते हैं उसको खाने के लिए। अब हिरन ढेर सारा घास खा रहा है, तो उसको खाने के लिए तेंदुआ होना चाहिए कि नहीं? उसको खाने के लिए लकड़बग्घा होना चाहिए कि नहीं? होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसमें कोई अगर डाउट है यहाँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगा आपको। अब देखते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल। तो फिर से इसको याद कीजिए आप। इसमें आपको शीतोष्ण कटिबंध कौन से हैं? तो 66.5 डिग्री ऊपर से लेकर 23.5 डिग्री नीचे तक वाला। और फिर आपका जाइए दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ भी 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री वो वृत्त है, उसके बीच के एरिया का कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो वहाँ जितने घास उगेंगे उसे कहा जाएगा शीतोष्ण घास के स्थल या घास के मैदान या ग्रासलैंड। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ओके, तो मध्य अक्षांशीय यानी कि मध्य अक्षांश से कहा जाता है ना। देखिए आप मध्य में है कि नहीं है, कर्क रेखा के ऊपर है, फिर उस वृत्त के नीचे है। तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि 23.5 से 66.5 के बीच वाला जो है वो शीतोष्ण प्रदेश है। तो इसलिए यहाँ पे जो घास स्थल पाए जाएंगे वो
क्या होंगे, शीतोष्ण घास के स्थल होंगे। अब एक बात बताइए मुझे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि घास स्थल जो है वहाँ कहाँ उग रहे हैं, तो जहाँ पर निम्न वर्षा हो रही है वहाँ पे उग रहे हैं, जहाँ पे मध्य वर्षा हो रही है वहाँ पे उग रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इसलिए आपका लिखा गया है कि जो मध्यशांसीय क्षेत्रों में तथा महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। मैप देखिए पहले आप, ये है आपका मैप शीतोष्ण घास स्थल का। तो इस मैप में आप क्या देख रहे हो कि महाद्वीपों के अंदर की ओर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, महाद्वीप के भीतर की ओर, बीच में कहीं पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि जैसे मेरा यहाँ पे कोई बड़ा सा महादेश है, महाद्वीप इसे कहते हैं, यहाँ बगल में समुद्र है इस तरह का, यहाँ से बादल उठते हैं तथा किनारों पर ही बारिश कर देते हैं। तो ये एरिया जो होगा मेरा बहुत ज़्यादा मात्रा में भीगा प्रदेश होगा। बादल यहाँ आते आते, क्योंकि महादेश तो बहुत बड़ा रहता है, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आते आते बारिश का सारा पानी खत्म हो जाएगा। अब बादल में पानी नहीं बचा है तो बादल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये समुद्र है, ठीक ना, इसमें कन्फ्यूजन होगी, ये समुद्र से तट पे वर्षा कराया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बारिश की मात्रा धीरे 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 कम गई। देख रहे हो। अब बताओ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो वन कहाँ पे मिलेंगे, यानी फॉरेस्ट कहाँ उगेंगे, तो जहाँ पे बारिश हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बारिश कम हो गया, या फिर यहाँ पे आके तो रुक ही गया बारिश, यहाँ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे घास भी नहीं उगेगा, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ उगेगी, ठीक है ना। अभी मैं कटीली झाड़ियों के बारे में बताऊँगा। तो क्या आपने देखा यहाँ पे कि घास स्थल क्यों उग जाता है महाद्वीप के भीतर में, तो भीतर में है ना, देखिए बीच के हिस्से में उग रहा है घास स्थल, ठीक है। और एक स्थिति और है जहाँ पे घास स्थल उग सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि फिर से मैंने यहाँ पे एक महाद्वीप ड्रॉ कर दिया, अब समुद्र हमारा यहाँ पे है, देखिए। अब यहाँ पे बहुत बड़ा माउंटेन है मान लीजिए, तो माउंटेन क्या होता है, ऊंचा होता है। तो यहाँ से जो बादल उठेंगे यहीं पे आके वर्षा करा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे वर्षा हो जा रही है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है ना, तो उस साइड में वर्षा नहीं हो रही है, यानी कि इस साइड में वर्षा नहीं हो रही पश्चिम की ओर, सिर्फ पूरब साइड में वर्षा हो रही है। तो उधर जंगल उगेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल उगेंगे, ठीक है। वहाँ की मिट्टी जो है वैसा मतलब क्लाइमेट बना लेता है वहाँ वाला, और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, फिर बहुत सारे वन उगेंगे, ये होगा वो, बहुत तरह की विविधता देखी जाएगी, बहुत तरह के जीव हो जाएंगे, बहुत तरह के पेड़ पौधे हो जाएंगे, बहुत तरह के फल फ्रूट सब्जी वगैरह उसमें अपने आप उगने लगेंगे, घना जंगल एकदम। लेकिन यहाँ क्योंकि बारिश रोक दिया, यहाँ पे पानी की मात्रा नहीं है, बहुत कम पानी है, ना के बराबर पानी है, ठीक है ना। अब हो सके कोई बादल इधर से इंटर कर रहा है तो वो अलग बात है, क्योंकि इधर बादल तो भाई फ्री है, उसको तो ऐसा नहीं, तो कम बारिश करवाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे घास स्थल उग जाएंगे तथा क्या उगेंगे, कटीली झाड़ियाँ उग जाएंगी, जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो उग जाएंगे। तो यहाँ तक मैं क्लियर हूँ कि नहीं हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आपका लिखा गया है कि शीतोष्ण घास स्थल या उष्णकटिबंधीय घास स्थल दोनों या तो आपका है बीच में उगेंगे, देखिए बीच में उग रहा है ना, या सूखे प्रदेश में उगेंगे जहाँ पे बारिश की मात्रा कम होगी। ओके, अब आते हैं आगे, कहा कि यहाँ की घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। कहाँ की घास, कहाँ की घास, तो शीतोष्ण प्रदेश वाली घास जो होती है छोटी तथा पौष्टिक होती है। तो ऐसा क्यों होता है छोटी तथा पौष्टिक, देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी पेड़ पौधा लंबा क्यों होता है, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो होता है कि बारिश उसको मिलती है प्रॉपर, तो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि डायनासोर वगैरह इतने बड़े क्यों थे, और डायनासोर छोड़िए ना, उस जमाने में डायनासोर के जो समक्ष जितने भी जीव थे, जैसे कि तितली देख रहे हो, बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी की तितलियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जानवर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि तब के काल में ऑक्सीजन की मात्रा धरती पे जो है बहुत ज़्यादा थी। अभी तो 21% 20% ऑक्सीजन है, धीरे धीरे ये भी कम रहा है ना, लेकिन तब जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था तो इसलिए जीवों का आकार बड़ा बड़ा हो जाता था, समझ रहे हो चीज़। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि बारिश जब ढेर सारा मिलेगा, उसको जो प्रॉपर पौष्टिक आहार मिलेगा तो लंबे हो जाएंगे, है ना, बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बारिश की मात्रा ज़्यादा हो रही थी। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में बारिश खूब होती है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, बादल आते हैं, पानी गिरा के चल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ के घास जो है लंबे लंबे हो रहे थे। लेकिन गर्मी भी थी, तो गर्मी होने से क्या होता है कि वेपोराइजेशन होते रहता है पौधों में गर्मी के दिनों। पौष्टिक मतलब क्या समझते हो कि मतलब उसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाष्पोत्सर्जन हो गया, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन पानी तो था वहाँ पे एक समय पे, तो
जो है लंबे लंबे घास हो गए, उसमें शेर छिपते हैं, हाथी छिपते हैं, शिकार करते हैं, देखते हो ना। लेकिन यहाँ वाला जो है, यहाँ बारिश नहीं हो रहा है क्योंकि शीतोष्ण प्रदेशों में बारिश नहीं होती है ज़्यादा। अगर बारिश हो रही है वहाँ पे तो आप समझिए कि साइक्लोन के कारण और हवाओं के कारण बारिश हो रही है, ठीक है। वहाँ पे सूर्य की रोशनी के कारण बारिश नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ वाले जो घास हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, बाकी पौष्टिक होते हैं। अब ये पौष्टिक नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है मैंने कि ये पौष्टिक होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है छोटे हैं तथा पौष्टिक हैं। पौष्टिक क्यों है भाई? क्योंकि शीतोष्ण प्रदेशों में गर्मी कम होती है, नमी बराबर रहती है, नमी प्रॉपर रहती है ना। पानी कम है लेकिन नमी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे पौष्टिकता घास में आ जाती है। हमेशा हरा रहेगा तो पौष्टिक होगा कि नहीं होगा? तो अब बताइए, जैसे कि ये लाइन लिखा है मैंने कि छोटे तथा पौष्टिक हैं, उसके बाद जस्ट लाइन लिखा गया है कि इसमें जानवर जो पाए जाते हैं उसमें जंगली भैंसा, वाइजन और गेंडा वगैरह, हाथी वगैरह देखे जा सकते हैं। तो अब बताइए कि रिलेटेबल है कि नहीं? जहाँ पौष्टिक घास पाए जा रहे हैं वहाँ पे जानवर जो है बड़े आकार के पाए जा रहे हैं, यानी कि जब खाते हैं तो उनका शरीर में लगता है वो चीज़, तो उनका आकार जो है बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। एकदम प्रकृति जो है एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो छोटे घासों को खा के, पौष्टिक घासों को खा के देखिए कितना मोटा भैंसा हो गया, वाइजन बन गया। एंटीलोप एक जानवर होता है ईटी वगैरह चींटी को खाने वाला। फिर आपका है गेंडा। तो गेंडा भी देखते ही हो, पूरा शाकाहारी होता है, प्योर वेजिटेरियन। हाथी भी प्योर वेजिटेरियन होता है लेकिन उसमें ताकत बहुत होती है। तो गेंडा यहाँ पे क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि मैं मतलब गेंडा यहाँ पे ताकतवर क्यों है? क्योंकि पौष्टिक खाना वगैरह खा रहा है और इसका आकार जो है बड़ा बड़ा हो जाता है। अब गेंडा यहाँ भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो अब बताइए कि यहाँ वाला गेंडा और यहाँ वाला गेंडा में ज़्यादा मजबूत कौन होगा? तो ये वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ। फिर अब हाइनास वगैरह, हाइनास यानी लकड़वाघा होता है। फिर बिग डियर्स यानी कि बड़े आकार के हिरन भी पाए जाते हैं वहाँ पे। बड़ा आकार इसलिए है क्योंकि ओके। फिर कंगारू पाए जाते हैं। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके। तो ऑस्ट्रेलिया में भी शीतोष्ण घास के मैदान है, अभी मैं आपको बताऊँगा आगे। फिर बाघ और शेर यानी कि जानवर को खाने के लिए, भैंसा है, वाइजन है, बिग डियर है वहाँ पे, तो उसको खाने के लिए जानवर भी तो होगा, चीता, तेंदुआ, बाघ, जैगुआर वगैरह, होगा कि नहीं होगा? अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल, विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है तथा इसका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए आपका नाम दिया गया है पंपास, ओके। फिर नाम दिया गया है डॉन। मैं हूँ डॉन वाला, डॉन नहीं, डॉन नाम है इसका, डाउन्स इंग्लिश में कहा जाता है। फिर प्रेयरी, वेल्ड तथा स्टेपीज, ये सारे घास के मैदान है। अभी से मैप के सहारे समझा देता हूँ। तो देखिए डॉन जो आपका मैदान है ये पाया जाता है आपका, मैप में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना जो यहाँ पे है, अर्जेंटीना आपको पता चल रहा है यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए वहाँ पे वो है अर्जेंटीना, उसमें जो घास उगेंगे उसे कहा जाएगा पंपास, ठीक है ना। फिर आपका बेल्ट, तो वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में जितने भी घास का मैदान है उसको वेल्ड कहा जाता है। जितने भी कहने का मतलब क्या कि शीतोष्ण स्थल में जितने भी घास का मैदान है उसको कहा जाता है वेल्ड, ओके। फिर आपका मिडिल एशिया यानी कि जो मध्य एशिया, देखिए वहाँ पे जितने भी घास के मैदान है उसको स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपीज। और डाउन जैसे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया बता ही दिया आपको, और प्रेयरी बता ही दिया। नॉर्थ अमेरिका, प्रेयरी बताया क्या? नहीं बताया सर। तो नॉर्थ अमेरिका में जो घास पाए जा रहे हैं उसको कहा जाता है प्रेयरी। काम खत्म, याद हो गया आपको? अगर नहीं याद है तो 2-3 बार देख लोगे बैक करके तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैप से समझना चाहिए। तो ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद है जो मैं बता देता हूँ, कटीली झाड़ियाँ जो कहाँ कहाँ उगती है तथा किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कटीली झाड़ियों के बारे में, तथा एक थोड़ा सा और बुक में आपका दिया गया था, ध्रुवीय प्रदेश में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है वहाँ पे। और क्यों पाई जाती है कम मात्रा में, मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। देखिए क्या है आपको कटीली झाड़ियाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मैं अब नहीं बताऊंगा, जो भी बताओगे अब आप बताओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अर्थ ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, तो ये जो है हमारा छोटा सा अर्थ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। टेढ़ा है नहीं, ठीक है। यह है इक्वेटर, यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा, यह है शीत, उत्तरी शीत वृत्त इसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। और उत्तरी वृत्त ऐसे कहा जाता है उसे, क्योंकि शीत प्रदेश में इसलिए उसे शीत वृत्त कहा जाता है। तो छोड़िए उस चीज़ को, उत्तरी वृत्त उसे आप कह सकते हो तथा इसे कह सकते हो दक्षिणी वृत्त, ठीक है ना। तो यहाँ पाए जाने वाला जो है शीत, शीतोष्ण, उष्ण, उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत,
जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी आपको इस एरिया में रहता है ना। उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए उसका नाम तो उष्ण है। तो कहा जा रहा है कि कटीली झाड़ियाँ, तो सबसे पहले आपको कटीली झाड़ियाँ दिमाग बंद करके सोचते हो तो क्या ख्याल आता है कि कटीली झाड़ियाँ कैसे होती है, उसमें ढेर सारे कांटे होते हैं, है ना। अब इमेज देख लीजिए, तो इस तरह की झाड़ियाँ आती है सामने। तो जब भी आप आंख बंद करते हो इस तरह की इमेज आपको सामने आती है ना, कटीली झाड़ियाँ। तो सबसे पहले सोचना जरूरी है कि उसने अपना स्वरूप इस तरह से क्यों किया है ना। तो देखिए कटीली झाड़ियाँ जो होती है कहाँ उगती है ये जानना जरूरी है। तो कटीली झाड़ियाँ जो होती है वो गर्म प्रदेशों में उगती है। तो गर्म प्रदेश दो तरीके से हो सकते हैं, या तो क्या मतलब यहीं पे उगेंगे, उष्ण कटिबंध में ही उगेंगे वो, ठीक है ना, उष्ण कटिबंध में ही उगेंगे, क्योंकि इसके अलावा धरती पे और गर्म स्थान इतना है ही नहीं कहीं। तो जितनी भी कटीली झाड़ियाँ या कहा जाए कि कटीली वनस्पतियाँ जो होती है वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगे। तो मैप में आप देख लो उसे एक बार, ठीक है, जितना भी है आपको, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े रेगिस्तान है, आपको सहारा है, फिर आपका थार देखो आप यहाँ पे है ना, थार यहाँ पे है। तो थार भी एक रेगिस्तान है इंडिया का। तो उसमें जो प्लांट पाए जाएंगे वो क्या होंगे, कटीले होंगे, और कटीली वनस्पति वहाँ पाए जाएंगे। अब बताइए मुझे कि इनका स्वरूप जो है, स्वरूप से पहले तो वर्षा की मात्रा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे उगते हैं वन, जहाँ वर्षा की मात्रा मीडियम या निम्न होती है वहाँ पे उगते हैं क्या, मैंने बताया ना, ग्रास लैंड यानी कि घास स्थल, ठीक है। और जहाँ पे बारिश एकदम न होती हो या न के बराबर, जैसे न तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बारिश हो ही जाता है, तो वहाँ पे उग जाते हैं कटीली झाड़ियाँ, ये वाली, ठीक है। तो अब क्योंकि जहाँ ये उग रहा है पौधा वहाँ पे न बारिश है, न कुछ है, न मिट्टी है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब एकदम टफ कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए अपना स्वरूप चेंज कर लेता है। हम सब जानते हैं कि पत्तों द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, ज़मीन से खींचते हैं तथा उसको एयर में निकाल देते हैं। पानी की बात कर रहा हूँ मैं, पानी को खींचते हैं ज़मीन से तथा एयर में निकाल देते हैं। तो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो सब पौधे का तो गुण वही है, इसलिए जो होती हैं बड़ी समझदार होती, कहते हैं नहीं यार, पत्ते अगर मेरे में रहेंगे तो मेरा वाष्पोत्सर्जन होते रहेगा, और मैं जो हूँ ज़मीन से तो कम ले रहा हूँ, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरा सारा पानी सूख जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे पौधा की, जैसा कि हम पढ़ते थे कि पर्णपाती वन में गर्मी से बचने के लिए पौधे जो है पत्तियाँ ड्रॉप कर देते हैं, पर यहाँ पे तो सालों गर्मी है, मतलब 12 मंथ गर्मी है कि नहीं है। 12 मंथ जब गर्मी है तो 12 मंथ तो पत्ती गिरा कर नहीं रख सकता ना, ओके। कभी कभी तो ऐसा हो ना, मतलब खाना बनाने के लिए तो पत्ती चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया भी है कि 12 मंथ जहाँ पानी बरसता है, जहाँ बारिश होती है वहाँ पे सदाबहार वन देखे जाते हैं, तथा जहाँ 12 मंथ सूखा होगा वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ देखे जाएंगी। तो कटीली झाड़ियों ने सोचा कि अरे यार इसे तो हम पत्ता ड्रॉप नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, पत्तों की संरचना ही चेंज कर लेते हैं। तो पत्तों को थॉर्न के रूप में यानी कि कांटे के रूप में बदल लिए, ठीक है ना। तो अब उसमें है कि स्टोमाटा तो है नहीं उसमें, अब उसे वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो आप जो हरा हरा पार्ट देखते हो वो उसका तना है एक्चुअली, ठीक है ना। जो भी हरा पार्ट देखते हो वो उसका तना है, स्टेम उसे कहा जाता है। उसने तना को मांसल बना लिया ताकि उसमें वाटर स्टोर करके रख सके, और बहुत ही कम पानी वाले जगह में रह लेता है। आपके घर में जो कैक्टस है ना ये वाला, उसमें आप देखते ही हो किस तरह से होता है, और उसमें पानी नहीं भी दोगे फिर भी 1 महीना रह लेगा बेचारा, और वायुमंडल से भी पानी थोड़ा बहुत सोखता है वो। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे गर्मी है इसलिए यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसके बाद मैं क्या कहूँ कि जैसे उसकी जड़ें जो होती है ज़मीन तक दूर तक जाती हैं। ये जो है हमारा पौधा है, देखिए इसमें कांटा लगा हुआ है ना, और इसकी जो जड़ है ना नीचे तक जाएगी। नीचे तक इसलिए जाती है क्योंकि इसको पानी खोजना पड़ता है नीचे से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना कि कटीली झाड़ियों की क्या स्थिति है। अब आगे क्या है, आगे एक चीज़ निकाल के आती है कि कटीली वनस्पति में किस तरह के जानवर रहते हैं। तो वैसे जानवर रहेंगे जो धूप को बर्दाश्त कर सकेंगे, जैसे कि ऊँट हमारा बहुत ही फेमस जानवर है रेगिस्तान के लिए, है ना। रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी में दौड़ता है रेगिस्तान में। अब ऊँट के शरीर में भी परिवर्तन हुआ है, देखिए कि पानी किस तरह से अपने उधर स्टोर रखता है, हिप पे उसको जो ऊपर वाला होता है ना उसको, उसमें पानी स्टोर रख लेता है, कई दिन तक पानी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसी को इस्तेमाल करते रहता है। हम लोग पानी स्टोर करते हैं नहीं, अभी पियेंगे फिर तुरंत टॉयलेट जाना पड़ जाएगा, फिर तुरंत आके पियेंगे, ये चीज़ होता है। वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे रेटल स्नेक हो गया, ये हमारा
मकड़ी होती है, उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इस वातावरण के लिए। वो लोग यहाँ आएंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका शरीर जो है इस एरिया में रहने के लिए ढला है। और ये जो वनस्पतियाँ होती हैं हमारी, वो महाद्वीपों के अंदर वाले या बीच वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, अब अंदर वाले हिस्से में इसलिए पाई जा रही है क्योंकि जैसे कि महाद्वीप है तो इधर तो बारिश हो गया, इधर तो बारिश हो गया, ठीक है ना। अब महाद्वीप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो सोच लीजिए बहुत बड़ा हो गया, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी, तो बारिश यहीं तक सीमित हो गया, बारिश यहीं तक सीमित हो गया। और आगे बढ़ा तो घास स्थल आ गया यहाँ पे क्योंकि कम कम बारिश हो रही थी, घास स्थल। अब यहाँ पे एकदम बारिश नहीं हो रही, देख रहे हो इस तरह से, तो यहाँ पे होंगे कटीली वनस्पतियाँ। तो और यहाँ पे जो है मरुभूमि होगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। मैप आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, और आप देख सकते हो कि बीच में ही है। और उस सहारा रेगिस्तान आप देख रहे हो ना, सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा एक मरुस्थल है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जरा ध्रुवीय प्रदेश में जो वनस्पतियाँ उगती हैं उसके बारे में। तो ये थोड़ा सा कहिए कि एडिशनल चीज़ है। अब देखिए ध्रुवीय प्रदेश मतलब क्या होता है, पोलर जोन। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये है हमारा साउथ पोल। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। उसने कटिबंधीय वन के बारे में देखा, उसने कटिबंधीय घास स्थल के बारे में देखा, शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास स्थल के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो शीत प्रदेश में वनस्पतियाँ उग रही है इस एरिया में, वो किस तरह की हैं। तो पहली बात कि यहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे नीम रोप दूँ वहाँ पे जाके, तो नीम उगेगा नहीं उगेगा। आम का पौधा रोपना चाहूँ वहाँ से उगेगा नहीं उगेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। मिट्टी ढूंढने के लिए उसके जड़ को अंदर तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो पेड़ पौधे उगते हैं ऐसे टाइम में उगते हैं जब बर्फ़ें पिघल जाती हैं तो उगते हैं। उसमें आपका जो है लाइकेन हो जाता है। लाइकेन एक काई का स्वरूप है, फिर काई है, छोटी झाड़ियाँ छोटी मोटी, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में उग जाते हैं। फिर शैवाल वगैरह, ठीक है ना। तो आप इमेज देख लीजिए, आप समझ जाओगे। तो इस तरह के शैवाल वगैरह उगते रहते हैं चट्टानों पे। फिर होता है क्या कि एक समय बाद बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है, फिर बेचारा जल्दी जल्दी उगते हैं, फिर उन पर बर्फ़ गिर जाती है, फिर ढक जाता है, फिर अगले साल फिर उगा जल्दी जल्दी, फिर बर्फ़ गिर गया, फिर ढक गया, फिर अगले साल। तो छोटे समय के लिए छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती है। अगर मान लीजिए कि 5 साल तक लगातार वहाँ सूर्य की रोशनी रहती तो छोटी झाड़ियाँ क्यों उगती, वहाँ पे पेड़ ही एकदम बड़ा सा ना उग जाता, ठीक है। तो अब आपके मन में हो सके सवाल आ रहा है कि इस टाइप का पेड़ कहाँ पे उग रहा है। तो इस टाइप का पेड़ जो है शीत प्रदेश से नीचे यहाँ पे शीतोष्ण में उग रहा है, यहाँ पे उग रहा है। इसे कहा जाता है टैगा वनस्पति। टैगा मतलब स्वच्छ तथा अनछुआ होता है। और यहाँ पे जो वनस्पतियाँ उग रही है काई, लाइकेन, शैवाल, छोटी झाड़ियाँ, उसे कहा जाता है टुंड्रा वनस्पति। तो टैगा एंड टुंड्रा में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अत्यधिक ठंडी जगह है और वहाँ पर जो पाई जाने वाली होती है उनमें जड़, मतलब मैंने क्या बताया कि जड़ तो होता है, लेकिन जैसे कि इसमें कितना लंबा जड़ है, इतना लंबा जड़ नहीं देखने को मिलेगा। और जब बर्फ़ उस पर गिर जाता है तो पौधा मर जाता है, उसके बीज अंदर रह जाते होंगे, फिर अगला साल उगता होगा, मतलब कॉमन चीज़ है। फिर आपका ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यूरोप में, अमेरिका में तथा एशिया में। अब जरा मुझे बताइए कि ठंडी जगह पे यहाँ पे बात हो रही है तो इसमें एशिया कहाँ से है। एशिया तो भाई गर्म जगह है ना, या अमेरिका या यूरोप। यूरोप तो ठंडा जगह है, अब अमेरिका तो गर्म जगह है। अमेरिका यहाँ पे है ना, एक अमेरिका यहाँ है, एक अमेरिका यहाँ है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी हिस्से की। तो नॉर्थ अमेरिका का ऊपरी हिस्सा यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं उसे कहा जा रहा है टुंड्रा वनस्पति, और उसमें वही शैवाल, काई, छोटी झाड़ियाँ वगैरह हैं। देन तुरंत यूरोप, तो फिर भी यहाँ पे है, यूरोप का तो चलेगा, कहता हूँ कि यहाँ पे उग गया, चलो इस एरिया में। अब एशिया क्यों घुसा रहे हैं, एशिया तो नीचे है, एशिया तो गर्म प्रदेश है। तो देखिए एशिया की जब बात की गई, भारत यहाँ पे इस तरह से करके रेखा आधा काटता है ना, उसको इस तरह से है। फिर एशिया ऊपर तक फैला हुआ है ना, एशिया सिर्फ हम वो नहीं जो देखते हैं। अब जैसे रसिया देखिए, वहाँ पर मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -55, -56, -73 इसे चला जाता है। तो वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उगती है, उगती हैं किस तरह की, तो छोटी झाड़ियाँ, काई, लाइकेन, शैवाल वगैरह। तो एशिया का जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा एरिया में ही देखा जाता है। और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, शंकुधारी वन, यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब बताइए मुझे जरा कि जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि जानवर किस तरह के होते हैं, तो ऐसे जानवर होते हैं जो धूप को, गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। इसकी स्थिति मैंने मैप में दिखा दी। तो इसमें किस तरह के जानवर होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियाँ उग ही नहीं रही प्रॉपर, तो यहाँ पर शाकाहारी जंतु के होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। शाकाहारी जंतु वहाँ पे होंगे, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, साग पात है नहीं,
कि पेड़ पौधा का पत्ता खा के रह लिया, फूल फल खा के रह लिया, नहीं। तो यहाँ पे जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें 99% जंतु होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका सील, ठीक है, वॉलरस, पोलर बियर को देखिए, है ना, कैसे मतलब कर रहा है। तो इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे को खा के रहते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों, और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब बात निकल के ये आ जाती है कि हमारी पृथ्वी जो है सौर मंडल में, मतलब सौर मंडल में इसकी औकात नहीं है, बहुत छोटी सी प्यारी सी एक प्लेनेट है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा विविधता देखा जाता है कि मतलब समझिए ना कितना तरह का वन है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है हमारी धरती पे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बचा के चलना है, क्योंकि होता है क्या कि इंसान लोग अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं ना कितना तरह का नुकसान कर देता है। तो इस चीज़ को थोड़ा रोकना है, क्योंकि अब हम लोग करेंगे जो भी करेंगे, हम लोग न्यू जनरेशन है ना। इलेक्ट्रिक कारें आ ही रही है, तो इलेक्ट्रिक कारें आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा वायुमंडल में, निकलेगा, क्योंकि कार को चार्ज करने के लिए एनर्जी चाहिए, लाइन चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता है, या थर्मल पावर जो है हमारा वो करना पड़ता है। तो बहुत सारा हम लोग को ढूंढना पड़ेगा और नया नया चीज़। अभी तो ऐसा साइंटिस्ट काम कर रहा है उस चीज़ पे कि पानी से चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं किस तरह से बन सकती है। तो खैर वो सब तो बात की बातें हैं। आशा करता हूँ मैंने जो आपको जो भी बताया आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ पे अपनी नई चीज़ें सीखी होगी। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।